ये जो सीरीज़ है हमने इसलिए बनाई थी कि जो वीडियोग्राफ़र है, फ़ोटोग्राफ़र्स है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, इनको जो लास्ट 1 एंड हाफ ईयर्स में जो भी दिक्कतें आई है, ये नई तरह से हमने सॉल्व करने का कोशिश किया है यहाँ पे। मैं आपका टाइम ना लेते हुए अभय सावंत जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नितिन गुंदेचा सर के बारे में हमें थोड़ा बताएँगे। थैंक यू ऑल, वेलकम ऑल। तो आपको पूरी सीरीज में कैसा लगा, इसके कुछ वीडियो के क्लिप्स अगर आप बनाते हो तो जरूर हमें हमारे मेल आईडी light&shadow@gmail.com इस पे भेज सकते हो, जिससे कि हम लोग वो हमने यानी आपको कैसा लगा इसके कुछ ना कुछ तो भी ग्लिम्सेस लेके या वीडियो लेके अगर आप भेज सकते हो तो इसका काफी यानी ये सीरीज कैसी हुई, इसमें क्या करेक्शन है, वो सब चीजें मुझे समझ में आएगी। और अगले जो सीजन 2 आ रहा है तो उसमें हम लोग उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों देर ना करते हुए नितिन सर के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, थोड़ी सी नहीं थोड़ी बड़ी बात है। तो इम्पोर्टेंट है कि नितिन सर जो है वी मीडिया करके उनकी कंपनी है, उसमें से जो मेन डायरेक्टर है वर्षा करके जो उनकी मिसेस है, यानी यहाँ पर भी कंधे से कंधा लेके चलने की ये है। तो वर्षा मैडम जो है वो वी मीडिया टेक्नोलॉजी देखती है और नितिन सर देख रहे हैं वी मीडिया केयर। तो ये केयर्स नाम सुन के पहले तो ध्यान में नहीं आता है कि बाबा ये एडिटिंग में कैसे आए। तो 2000 में सर ने डिप्लोमा किया कंप्यूटर हार्डवेयर का। उसके बाद 2000 में सेल्स करते थे, यानी सेल्स एंड सर्विस करते थे। 2002 में उन्होंने एल्बम डिजाइनिंग करना शुरू किया और 2004 में उन्होंने वीडियो एडिटिंग करना शुरू किया। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये नॉलेज जैसे जैसे बढ़ते गया वैसा 2008 में वो हर एक स्टूडियो में जहाँ पर सॉफ्टवेयर देते थे वहां पर जाके सिखाते थे और प्रोफेशनली एंड एट द एंड 2018 में उन्होंने वीडियो एडिटिंग सिखाना चालू किया। तो उनकी जो हमारी सीरीज है वो उसमें स्टार्टिंग के अगर वीडियो देखेंगे तो नितिन गुंडेचा सर के फिर वो काफी बिजी थे, इसके लिए मैंने राजू सर से बची हुई सीरीज बनाई। लेकिन जो शुरुआत की जो 1-2 एपिसोड है वो नितिन सर के हैं, तो काफी अच्छा नॉलेज है। दूसरी चीज है कि ईडीएस सॉफ्टवेयर मैंने नितिन सर के वर्कशॉप में जाके सीखा है। तो आप समझ सकते हो कि कितने जबरदस्त टीचिंग रहेगी और कितना जबरदस्त उनका एक्सपीरियंस रहेगा। तो स्विच ओवर करने के पहले नितिन सर से मेरी सबसे गुजारिश है कि जितने भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिस्टम हो, रिगार्डिंग एडिटिंग हो, वह आप फायर कर सकते हैं और सभी के आंसर आपको दिल खोल के सर देंगे। तो देर ना करते हुए स्विच करते हैं। हाँ, दूसरी चीज आज जो प्रेजेंट है उनके नाम लेना भूल गया, मनोज ब्राह्मणे जी है, राजेश तावड़े है, कांचन स्टूडियो है, दत्ता तुपे है, राजेंद्र गायकवाड़ है, सोमनाथ कोरडे है, सतीश पेडनेकर जो कि हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अशोक सेन है, रोहित निकोरे हैं, और संतोष तांबे है। तो ये सब लोग जो अभी लाइव है उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज की जितना भी हो सके उतने क्वेश्चन आप जरूर पूछिए। मनोज जैन है, धनराज मनोहर है, अनिकेत पाटिल है। तो ये भंजी भाई मखाकिया, ये भंजी भाई सर भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जीएस क्रिएशन 87 मनोज जैन, तो ये सब साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो वर्कशॉप किया था वो इचल करंजी में किया था, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो वर्कशॉप का। तो देर ना करते हुए स्विच ओवर करते हैं नितिन सर के पास। नमस्ते। हाँ, जितने नमस्ते भी सर। पार्टिसिपेंट्स अभी आए हुए लाइव, उनको पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे एक लाइव वेबिनार सीरीज में आप हिस्सा हो रहे हो। बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है कि ये जो कंसेप्ट है बाउंस बैक, क्योंकि आप सब जानते हो इस कोरोना के पैंडेमिक पीरियड में बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस पे इश्यू हुआ है, ऑर्डर्स नहीं है, काम नहीं मिल पा रहे। तो अब क्या है, देखो
सबको लग रहा है कि आप खुद का काम खुद करें और खुद का जो भी ऑर्डर है उसका एडिटिंग खुद करे, ये पीरियड चालू हो गया है और वो सही मायने में बहुत सही है। और अभी वही जरूरत है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जितना मेहनत लेके वीडियो शूट करते हैं उसका जो कुछ आउटपुट है वो एडिटर के ऊपर होता है। अगर एडिटर ने ठीक से काम नहीं किया तो हम कितनी भी मेहनत कर ले, अपना आउटपुट कभी अच्छा नहीं जाएगा और नाम अपना खराब होगा, एडिटर का कभी नाम खराब नहीं होता है। सही ना भाई सर? तो यस यस यस। अब देखो मेन इशू जो है बाउंस बैक, अब सबको लगता है एडिटिंग में आना, पर सबसे पहले बात मैं आपको एक पूछना चाहूंगा कि अगर आपको एडिटिंग में आना है तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है? आपको सिस्टम की जरूरत है, आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपको बेहतर नॉलेज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? आपको क्या लगता है भाई सर, किस चीज की जरूरत है अभी फिलहाल? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब सिस्टम की बात होती है तभी यहाँ यानी मेरा उसमें भी एक सवाल है सर कि एक्चुअली क्या सिस्टम जो अभी मेरे पास समझो जो सिस्टम है वीडियो एडिटिंग के लिए, क्या वो अभी चल सकती है या मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी? क्योंकि हर एक के दिमाग में यही सवाल रहता है कि क्या मैं सिस्टम बदलूं या कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे मेरी सिस्टम फास्ट हो सकती है, क्योंकि काफी लोगों को ना इसकी जानकारी नहीं है कि सिस्टम कैसी फास्ट की जाती है। तो उसके बारे में आप बताएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सिस्टम कैसी होनी चाहिए, आपके पास जो सिस्टम है उस पर काम चलेगा या आपको चेंज करनी चाहिए, ये बातें तो बाद में। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर में काम करना है ना? और उससे भी पहले कौन से सॉफ्टवेयर में काम करना है, इससे भी पहले मैं चाहूंगा कि आपको काम क्या करना है वो पता होना चाहिए कि हम कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने को कौन सी चीजों की जरूरत है ना? हमें अगर वेडिंग रहो या कोई कमर्शियल फील्ड हो, एडिटिंग का मतलब पहले पता होना चाहिए कि एडिटिंग करना मतलब क्या करना है एक्चुअल में। एडिटिंग का एक प्रॉपर वर्कफ्लो होता है। देखो एडिटिंग करने के लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको प्रीमियर चाहिए, ईडीएस चाहिए, फिल्मोरा है, पिनाकल है, पहले से लोग यूज करते आ रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें आज का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही चाहिए। हाँ ये बात जरूर करनी चाहिए कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अभी 4K 8K बहुत सारे फॉर्मेट्स मार्केट में आए हुए हैं, पर एक्चुअल में मैं पूछना चाहूंगा कि आज कितने लोगों को 4K आउटपुट की जरूरत होती है? कोई भी नहीं। अभी तक तो एचडी भी ठीक से लोगों के टीवी पे प्ले नहीं होता है। ठीक है, हम अगर फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्में जो भी हम अगर थिएटर में जाते हैं तो वो फिल्में भी आज भी एचडी के ऊपर कोई भी इसमें मतलब एचडी में ही प्ले होते हैं, कोई भी फिल्म 4K में वगैरह प्ले नहीं होती है। तो हम क्यों 4K के पीछे लगे? 4K चाहिए, आजकल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर में भी 4K होता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पर सबसे पहले हमें यह समझ के लेना है कि एडिटिंग करने के लिए पहले अपने को नॉलेज होना जरूरी है कि एडिटिंग में हमें करना क्या है। अगर जब तक हमें क्या करना है वही पता नहीं है तो कौन सा टूल, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक टाइप का एक टूल है। ठीक है, सो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं करता, एडिटिंग हम लोग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक टूल है, हमें ये समझना है पहले कि एडिटिंग में हमें करना क्या है। तो मैं पहले आपको एडिटिंग में जो होता है उसका एक बेसिक वर्कफ्लो देना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग में जनरली क्या करते हैं। तो एडिटिंग मतलब क्या है मेरे हिसाब से, मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, शायद किसी को थोड़ा अलग भी लगे, पर मेरे हिसाब से जब एडिटिंग आप करते हो तो सबसे पहला काम, जो भी आप फुटेज शूट करते हो वो फुटेज आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना होता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप जहां भी शूट करने जाओ वहां आपको सीक्वेंस ही शूट करने को मिले, टाइम पड़े वैसा जो सामने आए वो आप शूट करते हो, जैसा सिचुएशन हो, क्योंकि वेडिंग ऐसा है कि अपने लिए रुकता नहीं है। जैसा जैसा वहां पे शूट होता है उस हिसाब से हमें उसको शूट करना पड़ता है। ठीक है, तो मेन काम क्या है एडिटिंग में हमें कि उसको प्रॉपर सिक्वेंसली लगाए, जो चीज एक्चुअली उसमें एक स्टोरी बनानी है हमें। ठीक है ना, कि देखने को ठीक लगे कि भाई स्टार्ट में आए, स्टार्ट में क्या होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, उसके बाद में कोई घर का भगवान का वगैरह शूट है तो वो होना चाहिए, फिर वो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार गए और आपको डायरेक्टली लेआउट शूट करने मिले, भगवान को शूट करने मिले, कभी कभी देरी हो जाती है जाने में, तो हम डायरेक्टली जो भी सामने चलता है उसको शूट स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उसको
पहले सीक्वेंस में लगाना होता है, उसके बाद में उसके जो भी अनवांटेड वीडियोस है वो कट करने होते हैं। अनवांटेड वीडियोस में क्या आता है कि जैसे कहीं पे कैमरा हिला हो या कहीं पे कोई बीच में आया हो, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ तक कि सिर्फ उतना ही नहीं, कहीं पे हमें जरूरत से ज्यादा हम शूट कर लेते हैं, वो भी चीजें कट करनी होती है। उसके बाद में जो ऑडियो नहीं चाहिए वो ऑडियो कट करना होता है। उसके बाद में हम उसको जहां जरूरत है वहां कलर करेक्शन करना जरूरी है। कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग ये दोनों चीजें अलग है। कलर करेक्शन में हमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना पड़ता है, लाइट एडजस्ट करना पड़ता है। कई जगह पे हम व्हाइट बैलेंस हमारा खराब हो जाता है, कुछ अलग कलर की जैसे येलो शेड होती है, ब्लू शेड होती है, उसको रिमूव करना होता है, ये चीजें करनी होती है। उसके बाद में कुछ ट्रांजिशन अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद में हम कुछ जो साउंड हमने निकाले वहां पे हमें बैकग्राउंड साउंड डालना पड़ता है, जिसे हम डबिंग बोलते हैं। और उसके बाद में उसको फाइनल आउट टाइटल वगैरह देते हैं बीच में, मतलब जो भी फंक्शन चालू है उसके टाइटल दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हमें करनी होती है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें करने के लिए आपको कोई भी बेसिक सा सॉफ्टवेयर चल सकता है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अभी इस पीरियड में कोई 1 लाख 1.5 लाख का सिस्टम लो, कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर लो, बहुत बढ़िया सा सॉफ्टवेयर लो और फिर उसके ऊपर काम करो। इतना आज मेरे हिसाब से जरूरी नहीं लगता है। तो आप जो भी आपके पास अभी सिस्टम है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन का हो, उस पे भी आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको नया ही लेना चाहिए। इसके ऊपर अभय सर अभी और कुछ सवाल है तो बताइए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी सर कि जो सिस्टम अभी है, जिनके पास भी है, वो वही सिस्टम रखे, लेकिन वो फास्ट कैसे करनी है सर? फास्ट करने देखो सर, हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उस पे उसका एक मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सिस्टम फास्ट करनी है तो रैम बढ़ाओ या ग्राफिक कार्ड अच्छा लगाओ, तो ठीक है, हर एक चीज का एक काम होता है। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक कार्ड काम क्या करता है, रैम क्या काम क्या करती है। तो सिर्फ रैम या ग्राफिक कार्ड बढ़ा के सिस्टम फास्ट नहीं होती है, तो उसका सब कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर अभी आपके पास मान लो किसी के पास i3 4th जनरेशन का है, उस पे भी अच्छे से काम कर सकते हैं लोग। सेकंड जनरेशन के i3 पे भी काम कर सकते हैं। बस क्या है, हमें उस सिस्टम के हिसाब से जो भी वर्जन उसको सपोर्ट है उस वर्जन पे काम करो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है कि तुरंत आप कहीं से कर्जा वगैरह निकालो और बड़ा सिस्टम लो और फिर आप काम सीखो। नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर आपको सिस्टम फास्ट करना है तो पहले आपकी सिस्टम चेक करो उसमें क्या है। आपने मान लो कि आप ईडीएस का कोई 7 वर्जन यूज करते हो या अभी 8 वर्जन यूज करना है, ठीक है, 8 वर्जन यूज करना है तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 4 GB या रिकमेंडेड उसका 8 GB। 8 GB हो तो काम चलता है। आजकल कोई भी सिस्टम अभी सर 8 GB के अंदर किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है 4 GB वाला तो उसको थोड़ा सा रैम अपडेट करके काम चल सकता है। ग्राफिक कार्ड एक बहुत जरूरी चीज है। ग्राफिक कार्ड अगर हो तो थोड़ा स्मूथली चलता है, ग्राफिक कार्ड नहीं भी हो तो ऐसा नहीं कि काम होगा नहीं, काम हो सकता है। पर क्या है कि जो हेवी फाइल्स होते हैं वो प्ले होने में थोड़ी दिक्कत देगी आपको, थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा। रुक रुक के चलेगा इन द सेंस होता क्या है कि उसका जो प्रोसेसर है उसमें कोर्स कम होते हैं, उस कोर के हिसाब से। मतलब आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक होता है सीरियल प्रोसेसिंग और एक होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। सीरियल और पैरेलल ये चीजें तो बहुत सारे लोगों को पता है। सीरियल में जब काम होता है तो एक के पीछे एक काम होता है, एक होने के बाद दूसरा काम होता है। और जब हम पैरेलल में काम करते हैं तो वो एक के साथ दूसरा काम एक साथ कर सकते हैं, ये होता है पैरेलल सिस्टम। तो एक्चुअली ग्राफिक कार्ड क्या है ना, ग्राफिक कार्ड ये भी एक प्रोसेसर ही है। जैसा अपना सीपीयू प्रोसेसर है वैसा जीपीयू भी एक प्रोसेसर है। तो वीडियो के लिए हम जीपीयू यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि पैरेलल में एक साथ ज्यादा काम चलते हैं। इसलिए ग्राफिक कार्ड से क्या होता है कि साइमल्टेनियसली रियल टाइम प्ले हो सकता है अपना वीडियो, वो सीपीयू में नहीं होता है। बस उतना ही डिफरेंस है। अगर आपकी आज नहीं है, अपने को इन्वेस्टमेंट करने की दिन नहीं है अभी, अगर आपको आज ग्राफिक कार्ड नहीं भी लेना है तो आपका काम चल सकता है। बस क्या होगा कि जो रेंडरिंग टाइम है या जो प्ले होने का टाइम है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लो क्वालिटी में भी काम करके उसको हाई क्वालिटी में आउट कर सकते हो। यस, बिल्कुल सही। यहाँ पर बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहा है, मेनी टाइम्स करेक्शन करने को
बोलते हैं कस्टमर स्पेशल वेडिंग सिनेमैटिक में प्लीज सॉल्यूशन क्या है? करेक्शन करने को बोलते मीन्स मैं समझा नहीं। यानी करेक्शन एक तो एक हाँ, एक एक बार समझो हमने वीडियो बनाया, बराबर ना? ओके ओके उसके ओके। बाद वो रिपीटेडली, तो उसके लिए हाँ, सॉल्यूशन कुछ क्या है? ओके, कुछ करेक्शंस क्लाइंट देते हैं उसके ऊपर। मुझे लगा कलर करेक्शन की बात कर नहीं, लेते नहीं, हैं नहीं, क्या? नहीं। पर करेक्शन उन्होंने किस टाइप का दिया है वो बहुत बड़ा मैटर करते हैं। मैंने आज तक जो देखा है सर कि अगर कुछ क्लाइंट की तरफ से रिपीट आता है कि भाई ये चीज हमें पसंद नहीं है, तो ज्यादातर डबिंग में होती है या सॉन्ग्स में होती है, भाई ये सॉन्ग हमें पसंद नहीं आए, है ना? तो मेन थिंग क्या है, इससे अलग अगर किसी का करेक्शन आता है, अपनी गलती हो तो हमें तो करके देना ही पड़ेगा। पर अगर सॉन्ग का इश्यू आता है, तो सॉन्ग के इश्यू के लिए पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई क्लाइंट से आप लिस्ट ले लो, पहले आपके क्या चॉइस सॉन्ग्स है, ठीक है? पहली वो लिस्ट ले लो। और सबसे बड़ी बात एक चीज और हमें मतलब आज हर एक के दिमाग में एक ही है कि कस्टमर को न्यू सॉन्ग चाहिए, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के जो भी न्यू सॉन्ग्स आते हैं, मुझे नहीं लगता कि हर सॉन्ग आज के कोई भी वेडिंग में मैच होता है, ठीक है? क्योंकि कुछ जगह ऐसी है कि वहां पे आपको उस मीनिंग से ही सॉन्ग डालने जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी सॉन्ग आप डालो, जरूरी नहीं कि वो न्यू हो या पुराना हो, बस ये जरूरी है कि वो सॉन्ग और वो वीडियो एक दूसरे को प्रॉपर सिंक होने चाहिए, प्रॉपर मैच होने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हल्दी को हल्दी का ही सॉन्ग डाल दिया है, ठीक है? हल्दी को हल्दी का ही सॉन्ग डालोगे, पर उसमें भी हल्दी के बहुत सारे सॉन्ग होते हैं। तो आपको ये भी बातें ध्यान में पड़ती है कि हम जिस पार्टी का काम कर रहे हैं, उसकी कास्ट क्या है, उसका क्लास क्या है, वो काम हम लड़की की तरफ से कर रहे हैं या लड़के की तरफ से कर रहे हैं। ये सब चीजें ध्यान में रख के ही हमें सॉन्ग का सिलेक्शन करना जरूरी है। और जब सिर्फ सॉन्ग का सिलेक्शन करके भी जरूर नहीं होता, क्या है कि हम सॉन्ग लगा तो देते हैं, पर वो कितना रखना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे सॉन्ग ऐसे कि स्टार्ट में बहुत सारा म्यूजिक होता है, तो वो म्यूजिक और एक लाइन होने तक तो अपना फंक्शन खत्म हो जाता है। तो कैसा बिठाओगे, तो कहाँ से कौन सा वर्ड्स लेना चाहिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सॉन्ग को अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले और वीडियो को समझ ले, तो ही हम उसको सॉन्ग प्रॉपरली मैच कर पाएंगे। अगर सॉन्ग प्रॉपरली मैच करते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई ये सॉन्ग आप चेंज कर दो। और कौन से टाइप के, अगर सर को मैं ये पूछना चाहूंगा कि किस टाइप के करेक्शन ज्यादातर लोग देते हैं? बालाजी डिजिटल विजन, अगर किस टाइप के करेक्शन है, या आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। संजय मतलब वर्मा प्रॉपर जी कुछ। पूछ रहे हैं, वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप के लिए क्या ग्राफिक कार्ड जरूरी है सर, या बिना ग्राफिक कार्ड के भी कर सकते हैं? देखो सर, मैंने पहले बोला कि बिना ग्राफिक कार्ड का भी आप काम कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, पर आपको थोड़ी सी काम करने में दिक्कत आएगी। जो इमेज आपकी ज्यादा हाई क्वालिटी की होगी, तो वो ओपन होने में टाइम लेगी। या जैसे वीडियो में हम बोलते हैं कि हाई रिजोल्यूशन का वीडियो प्ले होने में रियल टाइम प्ले नहीं होता है बहुत बार, कि उसमें रुक रुक के चलता है। वैसे ही फोटोशॉप में अगर आप देखते हो कि जब भी आप कोई हाई रिजोल्यूशन की इमेज ओपन करते हो, तो तुरंत ओपन नहीं होती, वो थोड़ी सी लैक होके ओपन होती है, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के भी ओपन होती है। आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। इसमें मेन क्या है, मैं थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में समझाना चाहूंगा कि ग्राफिक्स कार्ड एक्चुअली काम करता क्या है और और रैम भी क्या प्रोसेसर काम काम क्या करता है? करता है। हाँ, हर चीज का हम तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिस्टम में जो जो चीजें होती है, उनका एक्चुअली काम क्या है ना? वो जब तक यस। समझेगा नहीं हमें, तब तक हम सिस्टम का अच्छी तरह से मतलब चॉइस नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, हमारे लिए क्या फायदे में रहेगा, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आता है हमें सिस्टम, जब भी हम बनाते हैं हमारे सिस्टम में सबसे पहली बात आती है प्रोसेसर। प्रोसेसर के बाद उसको जो भी सपोर्ट रहेगा वो मदरबोर्ड हम लेते हैं। उसके बाद में अहम बात आती है अपनी रैम। उसके बाद में आती है एसएसडी और उसके बाद में आता है ग्राफिक कार्ड। ये चार चीजों पे ज्यादा ध्यान पड़ता है, बाकी तो कॉमनली हम सब अच्छी चीजें लेते ही है। हार्ड डिस्क तो अपने अपने हिसाब से जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम लेते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि बहुत सारे सवाल वहीं पे मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएंगे, उनके जवाब उनको मिल जाएंगे। तो देखो, प्रोसेसर जो भी हमें चॉइस करना है, तो कोई भी हो, हमें मिनिमम 4 कोर के ऊपर का प्रोसेसर चाहिए। मिनिमम 4 कोर के ऊपर के प्रोसेसर रहेंगे तो हर एक सॉफ्टवेयर उसमें चलता है। दूसरी बात, सिर्फ प्रोसेसर देख के फायदा नहीं है, उसका क्लॉक स्पीड जो होता है वो भी थोड़ा अच्छा होना, ज्यादा होना बहुत जरूरी है।
इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या होता है कि प्रोसेसर, देखो 4 कोर का प्रोसेसर मतलब मान लो कि आपका कोई ऑफिस है और उस ऑफिस में 4 कोर मतलब 4 लोग काम करते हैं। और जो क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम बोलेंगे कि हम जो काम करने का जो अपना स्पीड है उस स्पीड पे आता है। मान लो कि तुम्हारे ऑफिस में अपने 4 डिजाइनर रखे हुए हैं, मतलब 4 कोर काम कर रहे हैं, और एक डिजाइनर एक दिन में आकर 10 पेज निकलता है। ठीक है, अगर एक डिजाइनर आपका एक दिन में 10 पेज निकलता है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 पेज निकालने की, तो 4 लोग आपका एक दिन में 40 पेज निकालेंगे। वही अगर आपका ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर रहेगा, मतलब वही 10 पेज की जगह 20 पेज निकालने वाला काम करने वाला आदमी रहेगा, तो आपका एक दिन में 80 पेज निकलेगा। मतलब आपको अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर हो तो ज्यादा काम निकालेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि अगर ज्यादा कोर वाला प्रोसेसर है आपके पास और उसमें फ्रीक्वेंसी कम है, तो उस हिसाब से मान लो 8 कोर का प्रोसेसर है और फ्रीक्वेंसी आपके पास कम है, मतलब 10 पेज डिजाइन करने वाले इंसान आपके पास 8 है, तो आप 80 डिजाइन कर पाओगे। मतलब ये दोनों चीजें हमें देखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मतलब क्लॉक तो देख के लेना ही है प्रोसेसर में। अगर जिसके पास जो ऑलरेडी है उसमें तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात रैम। रैम क्या होती है, हमें लगता है कि रैम बढ़ाने के बाद सिस्टम का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ता है, पर रैम एक्चुअली क्या काम करता है वो पहले समझ के लो। रैम कोई सिस्टम को भगाने वाली चीज नहीं है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये है तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी है, और हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या है कि ये टेम्पररी मेमोरी होती है। मतलब रैम भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है, रैम कोई दूसरी चीज नहीं है। रैम एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है। मतलब क्या कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक उसमें डाटा स्टोर रहेगा। जब आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद उसमें का जो भी डेटा है वो निकल जाएगा। मतलब क्या, रैम का मेन काम क्या है कि जो प्रोसेसर को हमने कमांड दिया है भाई इस चीज पे प्रोसेस कर, तो वो मटेरियल हार्ड डिस्क में से लेके प्रोसेसर तक पहुंचाना, प्रोसेसर ने जो प्रोसेस किया हुआ मटेरियल है वो हार्ड डिस्क में पहुंचाना या मॉनिटर पे पहुंचाना, ये रैम का काम है। और उससे खुला बोले तो रैम चीज ऐसी कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं, वो जो भी मटेरियल प्रोसेस के लिए लेते हैं वो सब रैम पे होता है। मतलब अभी अपने स्क्रीन पे जो भी दिखता है आपको, तो वो सब रैम पे होता है। आपने कोई फोटोशॉप या एडीएस या जो भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ओपन किया हो वो रैम पे ओपन होता है। जो भी मटेरियल आप सॉफ्टवेयर में लेते हो, मतलब मान लो फोटोशॉप में आप काम कर रहे हो और फोटोशॉप में आपने एक 10-20 फोटो ओपन करके ले लिए, तो वो फोटो कहाँ पे आते हैं, तो रैम पे आते हैं। जब भी आप सिस्टम शटडाउन करते हो, तो जब बाद में फोटोशॉप खोलते हो तो वहां पे जो मटेरियल था वो आपको बाद में मिलता है क्या, नहीं मिलता है, मतलब वो रैम में होता है। तो क्या होता है, रैम ज्यादा होने से क्या फायदा होता है और कम होने से क्या नुकसान होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा कि रैम आपके ऑफिस के टेबल के हिसाब से काम करता है। आपके ऑफिस का टेबल इन द सेंस रैम है। देखो, मतलब आप जो भी काम करना है, आपकी जो भी फाइल से, जो भी मटेरियल से, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस जो भी है, आप टेबल पे रख के काम करते हो। ठीक है, मान लो आपका 4 GB का रैम है, मतलब एक 4 फुट का टेबल है, तो 4 फुट के टेबल पे जितनी कैपेसिटी उतना ही मटेरियल बैठेगा। जो भी चीजें चाहिए वो आप अपने कबर्ड में से निकाल के या ड्रॉर में से निकाल के टेबल पे रखोगे और उसके ऊपर आप काम करोगे। अब देखो, जितने ज्यादा फाइल आप लोगे तो टेबल पूरा हो जाएगा, और जितने ज्यादा फाइल होगे टेबल पे तो आपको काम करने में मुश्किल जाएगी। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे काम करोगे, थोड़ा फाइल साइड में सरका के काम करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फोटोशॉप में ज्यादा फाइल ओपन करते हो तो फोटोशॉप स्लो हो जाता है, और ज्यादा ओपन करते हो तो हैंग हो जाता है बहुत बार। तो हम बोलते हैं रैम ज्यादा चाहिए, फोटोशॉप में रैम ज्यादा चाहिए। तो मतलब क्या है कि आप लोग को टेबल का साइज बढ़ाना जरूरी है। टेबल का साइज बढ़ाते हो मतलब रैम बढ़ाते हो, तो क्या होगा, आपका ज्यादा फाइल्स भी ओपन रहेगी तो आपको काम करने को स्पेस मिलेगा। तो ये काम होता है अपने रैम का। ठीक है, उसके बाद में आती है एसएसडी। अभी एसएसडी क्या है, ये भी एक हार्ड डिस्क है। एसएसडी का स्पीड ज्यादा है क्योंकि वो चिप टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। हम जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज करते हैं उसका स्पीड जनरली एक 100 MBPS रीड राइट का स्पीड होता है, और जो हम SATA SSD लेते हैं उसका स्पीड रहता है 500 MBPS। तो समझ लो 100 MBPS का स्पीड और 500 MBPS का स्पीड कितना
डिफरेंस है। तो एसएसडी पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसका ओपन होने का टाइम, क्लोज करने का टाइम या कुछ डाटा कॉपिंग करने का टाइम बहुत फर्क पड़ता है, फास्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसएसडी में कोई भी मैकेनिकल नहीं है। मतलब नॉर्मल जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक डिस्क होती है, वो डिस्क स्पिन करती है, मोटर होती है, तो जितना उसका स्पिनिंग स्पीड है उस हिसाब से उसका हीटिंग भी बढ़ता है, हीटिंग बढ़ा के स्लो हो जाता है। तो एसएसडी में ये कोई चीजें है नहीं, चिप है। जैसा अपना मेमोरी कार्ड है, एसडी कार्ड हो या पेन ड्राइव है, ये जो टेक्नोलॉजी, यही टेक्नोलॉजी हमने एसएसडी में बनाई हुई है। तो उस एसएसडी में कोई मोटर नहीं है, कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो वो काम फास्ट करते हैं। आजकल न्यू सिस्टम में तो M.2 टाइप की एसएसडी लगवाई जाती है। M.2 में भी आप बहुत सारे, अगर कोई नया सिस्टम लेते हो तो कंफ्यूजन होता है। M.2 देते तो है हमें क्लाइंट, जहां से हम परचेस करते हैं वहां से हमें M.2 दी तो जाती है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि वो M.2 साटा पे काम करेगी या पीसीआई एक्सप्रेस पे काम करेगी, पीसीआई स्लॉट पे काम करेगी। इसमें दो टाइप की M.2 में एसएसडी आती है। एक टाइप होता है साटा M.2 और दूसरा होता है NVMe M.2। तो हमें NVMe परचेस करनी चाहिए। प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है जरूर, पर आप सोचो कि अगर साटा एसएसडी का स्पीड 500 एमबीपीएस है तो NVMe का मिनिमम 2000 एमबीपीएस से स्टार्ट होता है, मिनिमम 2000। अगर सैमसंग में वगैरह लोगे तो 3000 एमबीपीएस से ऊपर भी स्पीड हमें देती है। तो और दूसरी बात, हमें कितनी एसएसडी लगवानी चाहिए, कहाँ कहाँ जरूरी है, वो बात तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि हमें सी ड्राइव के लिए, जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए हमें एसएसडी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में बात आती है सबको जो बहुत बड़ा सवाल है कि ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड पहले तो समझ लीजिए काम क्या करता है। ग्राफिक कार्ड एक प्रोसेसर है, जैसा अपना सीपीयू है वैसा ये जीपीयू है, ये भी प्रोसेसर है वो भी प्रोसेसर है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये भी एक एग्जांपल में से मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लो एक क्रिकेट की टीम है। क्रिकेट की टीम में एक प्लेयर ऐसा होता है कि वो ऑलराउंडर होता है, मतलब वो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, विकेट कीपिंग भी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, तो ऑलराउंडर है। पर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि एक बैट्समैन है तो वो बैट्समैन ही मास्टर है, उसमें वो मास्टर है, तो उसको उसी वजह से उसको लिया होता है, ठीक है ना। या कोई बॉलर, फास्ट बॉलर है, तो वो बाकी चीजें तो कर पाता है, पर उसका मेन क्या है कि उसको फास्ट बॉलिंग होती है, तो वो जरूरी है टीम में। उस हिसाब से ग्राफिक कार्ड का काम क्या है कि सिर्फ ग्राफिक के ऊपर काम करना। ये भी एक प्रोसेसर है। अपना जो सीपीयू है वो भी ग्राफिक पे काम कर सकता है, पर होता क्या है कि अपने ग्राफिक में 4, 8, 10, 12 इससे ऊपर प्रोसेसर नहीं होते। वही जाके अगर आप प्रोसेसर में देखोगे तो हजारों में कूड़ा कोर्स होते हैं। कूड़ा कोर्स नाम की, अगर आपने सुना होगा कूड़ा कोर्स के बारे में कहीं, तो जैसे ग्राफिक अपने सीपीयू में कोर होते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि 4 कोर, 6 कोर, 8 कोर का प्रोसेसर है, तो वैसे ग्राफिक कार्ड में 256 कोर है, 512 कोर है, 1024 कोर है, बहुत ज्यादा हजारों में कोर्स होते हैं। जितने ज्यादा कोर्स उतना ज्यादा वर्क वो करता है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो प्रोसेसर में कोर्स है वो ज्यादा मतलब हम उसको बोल सके कि उसका कैपेसिटी ज्यादा होती है काम करने की, और इसमें छोटे छोटे कोर्स होते हैं कम कैपेसिटी वाले पर ज्यादा होते हैं। होता क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा एक एक वर्ड आपको सुनाई देता है, मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक साथ सारे वर्ड बोल पा रहा हूँ या आप एक साथ सारे वर्ड सुन पाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या होता है ना, एक काम करने के बाद दूसरा काम करता है, एक काम करने के बाद दूसरा काम करता है, क्योंकि उसके पास कोर का लिमिटेशन है। ग्राफिक में क्या होता है, बहुत सारे कोर्स है, तो वो कोर्स क्या होते हैं कि एक साथ, मान लो आप ऑडियो सुनते हो तो ऑडियो के लिए कोई ग्राफिक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑडियो आपको एक साथ सब वर्ड्स नहीं सुनने। पर वीडियो में क्या होता है कि बहुत सारी बड़ी इमेज, बहुत बड़ा रिजोल्यूशन वाली इमेज आपको एक साथ देखनी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े में आपको इमेज दिखाई तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ग्राफिक कार्ड क्या करता है कि हमें पैरेलली काम करता है, मतलब सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं और वो इमेज हमें एक साथ दिखाते हैं। इसलिए ग्राफिक कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट ग्राफिक कार्ड कोई वीडियो प्ले करते हो तो वो अटक अटक के चलता है, तो क्या होता है कि वो एक साथ सब इमेज प्ले नहीं कर पाता है,
कर पाता है, नहीं ऐसा नहीं, आपको रेंडर करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा रिजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, फिर वो आपको प्ले होगा। बस इसलिए हमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है। ग्राफिक कार्ड क्या करता है कि हमें स्मूथली प्ले देता है, और स्मूथली प्ले करने के कारण से, रियल टाइम प्ले करने के कारण से रेंडरिंग का स्पीड अपना ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसलिए ग्राफिक कार्ड जरूरी है। इससे डिटेल में भी ग्राफिक कार्ड समझाना हो तो बहुत सारी चीजें मैंने जानबूझ के टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझाया, ताकि सबको समझ में आ जाए कि ग्राफिक कार्ड क्या काम करते हैं। ठीक है, तो बाकी चीजें जो है, पावर सप्लाई है, कैबिनेट है, ये तो चीजें अपने अपने चॉइस के ऊपर रहती है। पावर सप्लाई मिनिमम, अगर आप न्यू सिस्टम करते हो तो मिनिमम 500, 450 या 650 वैट के ऊपर चाहिए। जैसा आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हो उस हिसाब से आपको पावर सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको मिनिमम 450 वैट का पावर सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। और जो कैबिनेट है, अभी हम लोग सोचते हैं कैबिनेट क्या, बाहर का डब्बा तो है, उसको थोड़ी ना इतना भारी वाला बड़ा वाला कैबिनेट चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जब हम छोटा वाला कैबिनेट लेते हैं तो उसमें प्रॉपर कूलिंग नहीं होता है। मान लो एक रूम में अगर आपको 10 लोगों को रख दिया, आप कितने दिन तक कैसे रह पाओगे एक रूम में, है ना? तो आपको भी मुश्किल हो जाती है एक रूम में रहने के लिए। तो वैसा ही इसका है, जितना बड़ा कैबिनेट रहेगा उतना हवा खेलती रहेगी, बड़े बड़े फैन रहेंगे तो उसमें कूलिंग प्रॉपर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लिक्विड कूलर वगैरह इसकी जरूरत है। जितना ज्यादा हेवी प्रोसेसर रहेगा उस हिसाब से आपको लिक्विड कूलर वगैरह चॉइस करना चाहिए। पर अभी फिलहाल जो भी आपके पास सिस्टम है उसमें बस रैम थोड़ी बढ़ाओ, एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगाओ, कैबिनेट अगर हो सके तो चेंज करो और अपना काम चला लो। जरूरत नहीं है तुरंत नई सिस्टम लेनी चाहिए। अबे सर और कुछ? हाँ सर, मुझे और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या AMD सिस्टम लेनी चाहिए या इंटेल वाली सिस्टम लेनी चाहिए? कौन सा प्रोसेसर यूज करना चाहिए? क्योंकि बोला जाता है AMD प्रोसेसर जो है वो ओवरहीट है, काफ़ी सॉफ्टवेयर यानी समझो फोटोशॉप या प्रीमियर सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है। तो ऐसा कुछ है या सही मायने में वो बताइए। देखो क्या है, AMD और इंटेल, ये तो हर एक के मन में सवाल है कि भाई हमें इंटेल चाहिए या AMD चाहिए। देखो मैं प्रोसेसर का, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसेसर में हमें क्या देखना चाहिए, AMD का है या इंटेल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। हाँ, अगर जो ओवर हीटिंग की बात है तो कुछ साल पहले AMD में वो प्रॉब्लम था कि ओवर हीटिंग होता था, पर उसके पीछे भी रीजन था। ओवर हीटिंग होने के पीछे भी एक रीजन था। मैं आपको बता दूं कि AMD ज्यादा कोर रहते हैं AMD में, इस वजह से वो थोड़ा ओवर हीट होता था, उसको एसी की जरूरत पड़ती थी। पर जैसे ही AMD ने राइजन की सीरीज 2017 में राइजन की सीरीज लॉन्च की है, तब से ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम उनका पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैं ये कोई नेट पे देख के या किसी की बात सुन के नहीं बता रहा हूँ कि 3 सालों में मैंने 98% AMD के राइजन के सिस्टम लोगों को दिए हुए हैं, और सबका, जितने भी लोगों ने राइजन लेके गए मेरे से, सबका रिजल्ट यही है कि सर बहुत बढ़िया चलता है। और राइजन, इंटेल के जगह राइजन देने का एक ही मकसद है कि हमें प्राइस में कम आता है, प्राइस में कम होता है और परफॉर्मेंस में ज्यादा देता है। देखो अभी कोर्स और मैंने क्लॉक स्पीड की बात की, तो आपको इंटेल के प्रोसेसर से ज्यादा कोर्स और क्लॉक स्पीड हमें राइजन में मिलता है, कम प्राइस में मिलता है। दूसरी बात, इसके साथ में और एक चीज होती है प्रोसेसर में, आपने कभी नोट किया होगा, तो कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी आज आप इंटेल के अगर प्रोसेसर में देखोगे तो मेरे ख्याल से i7 में भी आज 16 MB के ऊपर कैश मेमोरी नहीं है। वही अपने राइजन के प्रोसेसर में 32 MB का कैश मेमोरी है। अब सही, सबसे पहले तो आपको ये समझ के लेना जरूरी है कि कैश मेमोरी काम क्या करता है। तो कैश मेमोरी भी एक टाइप का मेमोरी है जो प्रोसेसर का अपना मेमोरी होता है। जैसे मान लो अपना टेबल का जो ड्रावर है वो कैश मेमोरी है तुम्हारा। मतलब हम ड्रावर में कौन सी चीजें रखते हैं कि जो चीजें हमें बार बार लगती है, जो चीजें हमें बार बार कबर्ड में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हम ड्रावर में रखते हैं। जैसे पेन हो, स्केल हो, पेंसिल हो, कार्ड रीडर हो, ये चीजें हमें बार बार लगती है तो हम हाथ के पास रखते हैं, ड्रावर में रखते हैं। ठीक है ना? तो वैसे ही प्रोसेसर क्या करता है कि उसको जो चीजें बार बार लगती है वो चीजें वो अपने पास की मेमोरी में रखता है, जो उसके पास कैश मेमोरी होती है उसमें रखता है। तो समझ लो उसके पास वो चीजें रहेगी तो प्रोसेसिंग फास्ट करेगा, इसलिए कैश मेमोरी का यूज होता है। तो कैश मेमोरी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा रहेगा। हाँ,
कुछ जगह पे इंटेल AMD को पीछे छोड़ देता है, इंटेल अच्छा है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि AMD बुरा है, इंटेल अच्छा है, या AMD अच्छा है और इंटेल बुरा है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ। बस मैं आज ये सोच रहा हूँ कि फोटोग्राफर के लिए कम प्राइस में अच्छी चीज क्या मिले, इस हिसाब से मैं राइजन सजेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, इंटेल में एक जो खास चीज बोली जाती है कि उसका जो इंटरनल ग्राफिक होता है, प्रोसेसर के साथ में जो ग्राफिक आता है उसको हम IGPU बोलते हैं, या उसके साथ में एक टेक्नोलॉजी थी इंटेल की कि हार्डवेयर एनकोडिंग की टेक्नोलॉजी, मतलब जो इंटेल के अगर ग्राफिक प्रोसेसर हो तो आपको हार्डवेयर एनकोडिंग का बेनिफिट मिलता है। हार्डवेयर एनकोडिंग को अगर आप सॉफ्टवेयर में, मतलब आपका प्रीमियर हो या IDS हो, अगर ऑन करते हो तो आपको रेंडरिंग का स्पीड फास्ट होता है। ये मैंने पहले, मैं कभी यूज नहीं करता था, पर मैंने देखा है, पर मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज आई है कि अगर आप फास्ट एनकोडिंग करोगे हार्डवेयर एनकोडिंग के ऊपर तो क्वालिटी में डिफरेंस आता है, 100% आता है, थोड़ा क्वालिटी लॉस होता है। कोई भी चीज देखो, आप फास्ट जब करते हो, मतलब आप कोई चीज लिखते भी हो तो अगर स्लो लिखोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे, अगर फास्ट में लिखोगे तो आपका अच्छे से लिखना नहीं होगा। अगर आप पुराना काम सोचते हो, जब भी आप DVD राइट करते थे, आप सोच लो DVD जब राइट करते थे तो वहां पे आपको राइटिंग के टाइप पे उसका स्पीड पूछा जाता था कि भाई कितने एक्स पे राइट करना है आपको, 2x पे, 4x पे, 8x पे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक मैक्सिमम स्पीड पे DVD राइट की है किसी ने, मुझे नहीं लगता। हम जो मिनिमम स्पीड है उस पर राइट करते थे, उसके पीछे का रीजन ये था कि हमारी DVD प्रॉपर राइट हो, क्लाइंट के वहां पे जाके अटके ना, क्योंकि फास्ट स्पीड पे DVD राइट की तो बहुत सारे प्लेयर पे प्ले नहीं होती थी, नहीं होती। वही रीजन, हाँ वही रीजन यहाँ पे एक्चुअली मतलब हम देखेंगे कि फास्ट जब हम कोई भी काम करते हैं तो उतना प्रॉपर नहीं होता है जितना स्लोली होता है, ठीक है ना। अगर आप अगर थोड़ा सा किचन में जाओगे, अगर देखोगे कोई भी चीज हमारे घर में बनती है तो हर चीज देखो हाई फ्लेम पे नहीं बनती है, कभी भी मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही बनती है, हाई फ्लेम पे वो जल जाती है। वही चीज यहाँ पे होती है कि आप जितना फास्ट रेंडरिंग सोचोगे उतना उसका क्वालिटी उतना कम आएगा। मेरे ख्याल से जितना स्लो रेंडरिंग हो उतना क्वालिटी अच्छा आएगा, ठीक है। तो उस स्पेशली उस बेनिफिट के लिए अगर आप इंटेल में जाना चाहोगे तो ये गलत है। अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमें उस इंटरनल ग्राफिक के लिए इंटेल में जाना है, या उस हार्डवेयर एनकोडिंग के ऑप्शन के लिए हमें इंटेल में जाना है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, i7 लेने जाते हैं और F सीरीज का प्रोसेसर लेके आते हैं। अब F सीरीज का प्रोसेसर, इंटेल में क्या है ना, बहुत सारे सीरीज है, K सीरीज है, नॉर्मल है, F सीरीज है, KF सीरीज है। तो ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या। अभी हमें सबने सुना होगा कि K सीरीज का प्रोसेसर वीडियो एडिटर के लिए बहुत बढ़िया रहता है, ऐसा हमने सुना है, सब जन बोलते हैं। क्यों, क्या होता है K सीरीज, ये भी तो समझना चाहिए हमें। अगर हम K सीरीज का प्रोसेसर लेते हैं तो उसका बेनिफिट भी हम लेते हैं या नहीं लेते, नहीं लेते। तो क्या मतलब है K सीरीज का प्रोसेसर लेते? K सीरीज का मतलब होता है अनलॉक, ठीक है। मतलब जो भी आपकी गाड़ी का देखो, गाड़ी का किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखो ना, तो गाड़ी का स्पीड लॉक किया जाता है, भाई 60 के ऊपर स्पीड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लॉक। और जिसका स्पीड लॉक नहीं किया हुआ उसको आप जितना चाहिए उतना स्पीड में भगा सकते हो, उसको बोलते हैं हम अनलॉक। तो K का मतलब है अनलॉक। आपका प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड है वो अनलॉक है, मतलब आपका अभी मान लो कंपनी ने 3.2 गीगाहर्ट्ज का स्पीड दिया है, तो अनलॉक की सिचुएशन में क्या होता है, आप उसको उसके जो भी लिमिट दिया है, समझो उसका 3.8 तक लिमिट दिया है, तो आप वहां तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उस क्लॉक स्पीड को, आपका काम बढ़ाने के लिए। पर मुझे बताओ, जितने लोगों ने K सीरीज का प्रोसेसर लिया है, किसने आज तक ये यूज किया है कि इसको क्लॉक को स्पीड बढ़ाओ? मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत पड़ी है। पहली बात तो क्लॉक स्पीड क्या है वही पता नहीं अपने को, हम उस पर काम क्या करेंगे। और जो गेमर्स होते हैं, जिनको हाई रेंज की गेम खेलनी होती है, उनके लिए ठीक है। मुझे नहीं लगता हम अपना काम छोड़ के उसका स्पीड बढ़ाते बैठेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आप प्लेन प्रोसेसर लेते हो वो भी चलता है, कि फालतू के लिए उसके लिए 2-4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा देना कोई मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता है। वो 5 हजार रुपए आप ग्राफिक कार्ड में लगा के वो ग्राफिक कार्ड थोड़ा हाई रेंज का आप ले सकते हो। उसके बाद में एक आता है F सीरीज। F सीरीज का मतलब होता है कि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होता है, विदाउट ग्राफिक कार्ड वो प्रोसेसर काम नहीं करता है, हमें ये पता नहीं होता है। सस्ता मिलता है करके हम बोलते हैं i7 F सीरीज का चल जाएगा, हमें 10,000 से प्राइस या 7,000 से प्राइस कम मिलता है उसका K सीरीज से, हम तुरंत उसको ले लेते हैं, भाई इसने प्राइस ज्यादा दिया, इसने कम ले लिया, ठीक है। पर जब भी कोई प्राइस कम देता है तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोसेसर में
चेंज है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो एफ सीरीज के प्रोसेसर लेते हो तो आपको वैसे भी वो जो इंटेल का हार्डवेयर एनकोडिंग वाला ऑप्शन है वो तो मिलना नहीं है। और दूसरी बात, अभी जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में है सबने ग्राफिक कार्ड के साथ हार्डवेयर एनकोडिंग स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप ग्राफिक कार्ड तो लगाते ही हो, तो ग्राफिक कार्ड में अगर आपका हार्डवेयर एनकोडिंग मिल रहा है या S264 या S265 का एक्सपोर्टिंग हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको खास उस चीज के लिए इंटेल में जाना जरूरी है। दूसरी बात, इंटेल का प्लस पॉइंट क्या है कि जो कोर्स है तो सिंगल कोर का क्लॉक स्पीड इंटेल में ज्यादा होता है, ओवरऑल सब कोर्स का कम होता है, पर सिंगल कोर का क्लॉक स्पीड ज्यादा होता है। और राइजन में क्या है कि आपको सिंगल क्लॉक स्पीड कम मिलेगा पर ओवरऑल का क्लॉक स्पीड ज्यादा मिलेगा। अभी अपना क्या है, देखो हम क्या करते हैं ना, हमें कोई एक काम नहीं करना है। गेमिंग में क्या होता है ना, उनको गेम ही खेलनी है, उनको सिंगल कोर का स्पीड ज्यादा होना जरूरी है, इसलिए वो करते हैं, उसमें राइजन यूज नहीं करेंगे वो लोग। पर एडिटिंग में क्या होता है, हमें बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ यूज करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तो हमें ओवरऑल क्लॉक स्पीड ज्यादा होना जरूरी है, इसलिए हम राइजन में जाना पसंद करेंगे। और आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एडिटर या एनिमेटर या प्रोफेशनल जो है वो AMD राइजन यूज करते हैं। और AMD राइजन की दूसरी एक बात ऐसी है कि AMD के सारे प्रोसेसर अनलॉक है, कोई भी लॉक नहीं है। मतलब जो हम K सीरीज बोलते हैं वही चीज हमें AMD में मिलती है। सिर्फ AMD में एक ही मतलब एक चीज ऐसी है कि उसमें ग्राफिक नहीं आता है, पर मेरे हिसाब से जब हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो फिर इंटीग्रेटेड ग्राफिक की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से राइजन बेस्ट है। AMD बुरा नहीं है, पर राइजन आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हिटिंग का तो कोई भी इश्यू नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दो। हम क्या करते हैं सर जी, सबसे बड़ी एक पॉइंट बोलता हूँ कि इसकी उसकी बात सुनते हैं, और ऐसा इंसान हमें बताता है AMD हिट होता है कि जिसने कभी AMD राइजन यूज किया ही ना हो, है ना, तो उसको पता क्या है, जब तक आप यूज नहीं करोगे तो समझेगा नहीं आप। और मैं खुद यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सर। अनिकेत पाटिल पूछ रहे टिप्स फॉर रियलिस्टिक फुटेज। रियलिस्टिक फुटेज में फुटेज के टिप्स दिखाइए, ऐसा उनका बोलना है। तो कुछ देर में अगर वक्त मिला तो जरूर सर बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सॉफ्टवेयर में। मुझे एक्चुअली रियलिस्टिक फुटेज के टिप्स मतलब मुझे समझा ही नहीं एक्चुअली क्या बोलना है उनको। यानी आप यानी जो टाइमलाइन है उसमें कुछ जो भी ट्रिक्स रहेंगी वो बताइए, यानी शॉर्टकट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो जब भी ये डिस्कशन खत्म होगा, अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली अनिकेत जी हम लोग बताएंगे। प्रतिभा स्टूडियो डीजी जी बोल रहे हैं अभी लगभग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सभी को क्या हमें ओरिजिनल से काम करना है या पायरेटेड, क्योंकि दोनों के रेट में काफी डिफरेंस है। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करना कभी भी बेटर होता है। पायरेटेड यूज तो सभी करते हैं, पर मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा अभी कि पायरेटेड यूज करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर लाइसेंस में मेन क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है कि कोई हमें आके पकड़ लेगा वगैरह, ठीक है ना। मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना मतलब फटी हुई बनियान पहनने जैसा है कि अपने अपने को एक अंदर से एक लगता है यार मैंने फटी हुई बनियान पहनी, ठीक है ना। तो वो एक अपने को अंदरूनी डर होता है यार मैं पायरेटेड यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो लाइसेंस यूज करो, कोई ज्यादा प्राइजेस नहीं है आजकल सॉफ्टवेयर के, आप लाइसेंस यूज करो। दूसरा बेनिफिट ऐसा है लाइसेंस में कि आपको जो लेटेस्ट फीचर्स है वो आपको मिलते हैं लाइसेंस में, जो पायरेटेड में मतलब आप पायरेटेड करोगे तो आपको ओल्डर वर्जन ही यूज करना पड़ेगा, न्यू वर्जन तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा, और दूसरी बात ऐसी भी कुछ नहीं है कि पायरेटेड में कुछ पॉइंट्स कम होते हैं और इसमें ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। काम तो काम होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि सॉफ्टवेयर एक टूल्स है, काम के लिए हमें नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। मनोज जैन पूछ रहे लेटेस्ट वर्जन में काम करने के क्या फायदे हैं सर? वही तो मैंने अभी बताया सर जी कि लेटेस्ट वर्जन में काम करने से आपको कुछ मतलब कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, या आज के हिसाब से जो भी अभी नए नए कैमरास आ रहे हैं उस हिसाब से उसमें नए नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो वो सब फॉर्मेट्स आपको सपोर्ट होने के लिए जो फीचर्स मतलब सपोर्टेड फॉर्मेट्स में उनको सपोर्ट करवा के दिया होता है, जो ओल्डर वर्जन में नहीं होता है। बाकी देखो मैंने पहले ही बोला कि आप अगर काम देखो, आप फोटोशॉप की बात करते हो तो आज भी लोग CS3 में एल्बम बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनका कुछ काम रुकता है CS3 में, ठीक है ना।
तो Yes. मेन क्या है कि हमें काम क्या करना है। अगर आपको कुछ ज्यादा मतलब सिनेमैटिक कर रहे हो तो कुछ न्यू फीचर्स पे काम करना है, या आप अगर 4K का कैमरा लिए हो, 6K का कैमरा लिए हो, वो चीजें सपोर्ट करने के लिए, या एक्सपोर्टिंग के कुछ नए नए ऑप्शन उसमें आपको मिलते हैं। पर जरूरी ये है कि आपको उस फीचर्स की जरूरत है क्या। मतलब बहुत सारे, अभी इसी सवाल को जोड़ के एक सवाल आ सकता है कि भाई मेरे पास EDS 7 का या 8 का लाइसेंस वर्जन है, तो मुझे लेटेस्ट वाला लेना जरूरी है क्या। देखो, लिया तो बेटर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 7 या 8 छोड़ के 10 में जाना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इस पीरियड की बात कर रहे हैं, बाउंस बैक की बात कर रहे हैं हम। इस पीरियड में हर एक को 20-25 हजार रुपया जो भी है देके न्यू सॉफ्टवेयर लेने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है अभी फिलहाल। तो भी थोड़े दिन बाद Yes. आप ले सकते हो। थैंक यू सर। प्रतिभा स्टूडियो पूछ रहा है एडवांस कोर्स के लिए नितिन सर का मोबाइल नंबर दीजिए। तो मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है, आप वहां से देख के ले सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। नारायण कदम बोल रहे हैं वी कैन एडिट वीडियो ऑन लैपटॉप, इफ यस देन व्हाट इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। देखो, आप लैपटॉप पे भी काम कर सकते हो। जो अभी मैंने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बोला है कि मिनिमम 4 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, वही उसमें होना चाहिए। इसमें कोई अलग से आप नहीं कर सकते हो। लैपटॉप में ऑनबोर्ड ग्राफिक भी होता है, आपने को एक्स्ट्रा मतलब जो अलग से ग्राफिक लगाने की जगह ही नहीं होती है। बस आप रैम मिनिमम 8 GB रखो, और कोई भी 4 कोर के ऊपर का कोई भी प्रोसेसर यूज करो, आप काम कर सकते हो। 4 कोर में आप लेटेस्ट अभी के सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। अगर इंटेल में करते हो तो मेरा बस यही बोलना है कि मिनिमम 4 जनरेशन का ऊपर का अगर प्रोसेसर है तो आपको कोई भी अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर काम कर पाएगा। अगर उसके अंदर है तो थोड़ा लोअर वर्जन यूज करना पड़ेगा बस, पर काम होगा, कोई इश्यू नहीं। ओके। नीरज डिजिटल फोटो पूछ रहा है फोटोशॉप CC 2021 में ओपन रहता है तो C ड्राइव भरना चालू होता है, क्या करें। एक्चुअली देखिए, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। फोटोशॉप CC 2021 का सब्जेक्ट आया इसलिए कि हमारे चैनल पे एक वीडियो हमने डाला है कि हाउ टू रन फास्ट, हाउ टू रन फोटोशॉप फास्ट। तो वो वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप फोटोशॉप CC 2021 कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो वो देखिए जरूर। दूसरी चीज, बालाजी डिजिटल विजन पूछ रहा है वीडियो एडिटिंग का चार्जेस कैसे लेना चाहिए एंड क्लाइंट से, HD रेगुलर वीडियो का और सिनेमैटिक वेडिंग फिल्म का, और कितने दिन में प्रोसेस कंप्लीट करना चाहिए। देखो, बहुत चार्जेस का तो बहुत बड़ा इशू है। आप एंड क्लाइंट का पूछ रहे हैं या फोटोग्राफर का पूछ रहे हैं? अबे सर, हाँ सर। एंड क्लाइंट का जो चार्जेस है वो तो हम नहीं नहीं बता नहीं, पाएंगे, क्योंकि एंड क्लाइंट का ही रहेगा, या दोनों का भी बता फोटोग्राफर का, दीजिए ना, हाँ देखो फोटोग्राफर क्या का है या एंड क्लाइंट का। कि एंड क्लाइंट का जो चार्जेस है हम अलग से तो उसको एडिटिंग का चार्जेस कभी बताते नहीं है। हम तो उसको शूट और एडिट दोनों एक साथ बताते हैं, ठीक है। पर मैं ये बता पाऊंगा कि अगर आप एडिटिंग का काम करते हो तो मेरे हिसाब से फोटोग्राफर आए तो मैं जो रेट अभी बोलूंगा फोटोग्राफर के हिसाब से, तो एंड क्लाइंट को उससे ज्यादा ही बोलोगे आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि पैकेज के ऊपर काम चलता है। मैं आपको 1000 रुपए में वीडियो बना के दूंगा, और कोई बोलता है मैं 500 रुपए में बना के दूंगा, कोई बोलता है मैं 3000 रुपए में बना के दूंगा। तो मेरा खुद का काम करने का तरीका ये है, मैं मेरे तरीके से मतलब बताता हूँ आपको कि मैं कैसे चार्ज करता हूँ। तो अगर कोई ट्रेडिशनल रेगुलर जॉब मेरे पास आता है तो मैं उसको फुटेज के लेंथ के हिसाब से चार्जेस बोलता हूँ। मतलब मेरा एक सीधा सीधा तरीका है कि जितना भी फुटेज है तुम्हारा, तो 1000 रुपीज पर आवर के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। मतलब अगर आपका 3 घंटे का शूट है तो मैं 3000 रुपीज चार्ज करता हूँ। फिर उसमें जो भी सॉन्ग देना है, टाइटल देना है, वो चीजें तो मैं उसी में इंक्लूड कर देता हूँ। हाईलाइट होगा तो उसका चार्जेस मैं अलग से लेता हूँ, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे क्या होता है, 1000 रुपीज पर आवर लेने से दूसरा बेनिफिट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा छोटा सा सगाई का फंक्शन है या बर्थडे का फंक्शन है, 1 घंटे का ही है, छोटा ही है, तो 500 रुपए में ही करो। तुम पूरा वीडियो 1000 में बनाते हो तो 500 रुपए में मेरा सगाई का बना दो। पर अगर उसका सगाई का शूट अगर 2 या 3 घंटे का होगा तो आपको 500 रुपए में कैसा काम कर पाओगे। तो उसको समझाना पड़ता है, भाई नहीं तेरा उतना ही है तो इतना पैसा लो। तो इससे अच्छा
₹1000 मतलब 1000 रुपीज पर आवर के हिसाब से अगर आप चार्ज करते हो, तो फिर आपका बर्थडे हो या कोई सगाई हो या शादी हो या कोई कमर्शियल इवेंट हो, कोई भी काम हो या मल्टी काम में भी हमें दिक्कत आती है कि ये कैमरा के मैं ₹2000 लेता हूँ तो दूसरा कैमरा है ₹1000 एक्स्ट्रा, ये नहीं करते। जितने भी कैमरा का फुटेज है, पूरा कैमरा का फुटेज कितने आवर का होता है, अगर 4 कैमरा का फुटेज अगर 12 घंटे का होता है तो मैं ₹12000 चार्ज करता हूँ सीधा सीधा। क्योंकि हमें देखो एडिटिंग में पहली बात मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको एडिटिंग करना है तो पहली टिप जो कोई भी एडिटर मुझे नहीं लगता करता है, 99% एडिटर नहीं करते, कि पूरा वीडियो पहले आप ठीक से देख लो। कोई भी नहीं देखता है। सबको क्या लगता है कि हमने पूरा वीडियो देखने के लिए हमें एक दिन पूरा जाएगा, 2 घंटे का भी होगा तो 4-5 घंटे चले जाते हैं उसमें। 5 घंटे बचाने के इसमें जब हम काम करते हैं तो हमारे 5 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता है कि कोई भी चीज हमें मिलती नहीं है। सब चीज होके भी हम काम नहीं कर पाते। तो मेरा बोलना ये है कि आपके ये 5 घंटे जाने दो, पूरा वीडियो देख के लो। अपने पास मटेरियल क्या है वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसमें से फायदा क्या है, हाईलाइट के लिए फुटेज भी आपको समझ जाते हैं, उसका भी आप सिलेक्शन करके रख सकते हो। उसके लिए देखते देखते आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो। इन्वॉल्व होके देखना है कि आप खुद के घर की या खुद की शादी देखते हो ऐसा समझ लो। तो उसमें से क्या होता है ना कि हमें फुटेज भी पता चलता है। कहीं पे घर के लोग मतलब जो दूल्हे का भाई हो, बहन हो, पापा हो, माँ हो, ये लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें हमें बारीक से दिख के आती है। और उसके बाद में उसी टाइम हमें कुछ सॉन्ग्स भी दिमाग में आ जाते हैं, यार इस जगह पे ये सॉन्ग बहुत बढ़िया बैठेगा, तो वो नोट करके रखिए, वो आपको काम करने में आसानी जाएगी। तो ये चीज अगर आप करोगे तो उसमें टाइम जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ₹1000 पर आवर के हिसाब से चार्ज करना चाहिए। और अगर आप प्री वेडिंग या सिनेमैटिक या कुछ मैनुअल हाईलाइट वगैरह बनाते हो तो मेरा चार्ज उसके लिए ₹1000 पर मिनट है आउटपुट का। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से अगर आप पर आवर हाँ, पर पर आवर मिनट आउटपुट मिनट का। ओके हाँ, ओके इसका प्री वेडिंग का। क्योंकि ओके क्या होता है ना, प्री वेडिंग का हो या सिनेमैटिक का हो, तो देखो अगर 2-3 घंटे का वीडियो है तो उसका 5 मिनट का तुम्हारा हाईलाइट होगा, या सिनेमैटिक उसका करना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 9-10 मिनट का बनाओगे। तो वो 10 मिनट का बनाने के लिए आपको सिनेमैटिक जब करना है तो आपको हर एक क्लिप पे काम करना है, उसको टाइम देना है। तो जब आप हर एक क्लिप पे काम करते हो, हर एक बीट पे काम करते हो, तो आपको मेरे हिसाब से 1 मिनट का क्लिप रेडी करने के लिए मिनिमम 4 घंटे लगते हैं। तो उस 4 घंटे का ₹1000 तो हमें मिलना ही मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही पर मिनट ₹1000 के हिसाब से मैं काम करता हूँ। और आगे जाके मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के एरिया में लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि ऑर्डर्स मिल तो रहे, ऐसा नहीं कि पूरे ऑर्डर्स बंद है, मिल तो रहे, पर चार्जेस क्या बोलने, हमें आदत लगी हुई है 25,000, 30,000, 20,000 की काम करने की। और आज लोग बोलते हैं सर हमारा यार 50 लोगों में 25 लोगों में शादी है, फिर हम कैसे इतने पैसे दे। और फिर फोटोग्राफर बोलता है भाई काम तो हमें उतना ही करना है, अगर उतना ही काम करना है तो फिर हम कैसे पैसे कम ले। अभी यहाँ पे क्या हुआ है भाई सर कि दोनों भी लोग सही है, फोटोग्राफर भी सही है और क्लाइंट भी सही है कई सारे मायने में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि अपनी गलती है फोटोग्राफर की कि जो हमने पहले से ही पेज पे रेट बोला है। जब भी आप एल्बम का क्लाइंट के लिए डिस्कस करते हो ना, तो आप ये भी एक अलग से सवाल नहीं है, पर मैं एक अलग से आपको जो मुझे लगता है फोटोग्राफर ने क्या करना चाहिए वो भाई आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑर्डर के लिए भी अच्छा पैसा कमाना है तो उसमें भी ये मेरा तरीका है कि आप बिल्कुल भी पैकेज में रेट मत बताओ। अगर कोई बोलता है कि अपने को पैकेज नहीं चाहिए, हमारा 2 घंटे का ही फंक्शन है, हमें पता है 2 घंटे में कभी कोई फंक्शन नहीं होता है, कितना भी बोला तो मेरा बोलना ये है, आप पेज पे ऊपर रेट बोलना बंद कर दीजिए, आप अपना असाइनमेंट चार्जेस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब पेज जो भी आपको बनाना है एल्बम का पेज, उसका रेट आप बाद में बताइए, पहले असाइनमेंट चार्जेस बताइए। वो भी किस हिसाब से बताने, मेरा तरीका ऐसा है कि अगर आप कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा भाई नॉर्मल एक सिंगल कैमरा लेके आओ और फोटोग्राफी करो मेरी, ठीक है, और वो उसका बोलना है कि मेरे पास 25 लोगों की शादी है, 2 घंटे का ही परमिशन है, हमको 2 घंटे में ही काम करना है, तो भाई तेरा 25 लोगों की हो, 2 घंटे में हो या 3 घंटे में हो, मैं फोटोग्राफी करने आऊंगा, मेरे चार्जेस रहेंगे ₹1000 पर आवर। वही है मेरा ₹1000, मैं छोड़ता नहीं कभी। ठीक है, मेरा तरीका है ₹1000 पर आवर। मेरा फोटोग्राफर आएगा या मैं आऊंगा,
जितने भी फोटो निकालने हैं निकाल लो, जाते टाइम मैं तुझे फोटोग्राफ दे दूंगा, मेरा पैसा मुझे दे देना। अब यहाँ पे दूसरा एक बेनिफिट क्या है भाई सर, कि हम जब वो बुलाता है हमें, अगर उसने बोला कि आप 9 बजे आ जाइए, 9 बजे मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि 9 बजे फंक्शन स्टार्ट हुआ है कभी पार्टी का? नहीं कभी नहीं हुआ है। कम से कम 11-12, तो फोटोग्राफर की टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप अगर बिल्कुल आवरली सही। रेट लेना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको टाइम पे बुलाएगा, क्योंकि आपने पहले उसको बोला हुआ रहेगा कि मैं 9 बजे बोला, 8:45 बजे मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, मैं हाजिर हुआ 9 बजे से मेरा मीटर चालू, चालू 9 बजे बुलाए 9 बजे से मेरा मीटर चालू, और जब मैं वहां से मेरा बैग पैकअप करूंगा तब तक के आवर्स में काउंट करूंगा। मतलब बिल्कुल विदाई के बाद, विदाई के लिए 4 घंटा एक्स्ट्रा रुको, या मतलब वो बोलता है भाई 4 बजे आपको फ्री कर दूंगा, उसकी विदाई 8 बजे हो जाती है, तो पूरा दिन चला जाता है, तो उसका क्या वैल्यू है टाइम का? तो अगर बिल्कुल सही है। आप आवरली पैसा लेना स्टार्ट करोगे तो आपको वो भी आपके टाइम की वैल्यू करोगे, क्योंकि सिर्फ मैंने देखा है कि सिर्फ फोटोग्राफर ही ऐसा है जो खुद के टाइम की खुद वैल्यू नहीं करता है। आप यस अगर सर। कोई जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर लोग जो अपने घर पे या किसी काम के लिए खेती में कहीं पर भी जाओ, मजदूर लोग को आपने अगर डेली मजदूरी के ऊपर बुलाया, तो वो भी 10 को स्टार्ट करता है, 5 को बंद तो बंद ही करता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर मैं 7 बजे तक काम करके अपना कंप्लीट करके देता हूँ। लंच टाइम पे वो काम बंद करके लंच करेगा ही करेगा। फोटोग्राफर करता है कभी सर जी? नहीं नहीं। सर। या ऐसा हुआ है कि आपने 5 बजे तक बोला था, 5 बजे काम निपटा के हम चले गए? ऐसा कभी नहीं होता है। और अगर आप उस मजदूर को बोलोगे ना, नहीं आज का काम कल पे नहीं जाना चाहिए, एक्स्ट्रा बैठ के करे ले, तो वो ओवर टाइम लेता है आपसे। मतलब वो रोड पे काम करने वाला मजदूर जो है उसको समझता है, पर हमें क्यों नहीं समझता? तो बिल्कुल सही मेरा है बोलना, सर, और हाँ, आपके ये जो टिप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आज से मेरे हिसाब से आवरली चार्ज करेंगे। ये बढ़िया बात बताई नितिन अगर सर ने। अगर ये भी इसमें एक बात बता दूं कि अगर ये तो हो गया नॉर्मल कैमरा का, अगर कोई बोलते हैं हमें 70-200 लेंस चाहिए, 5D चाहिए, बड़े बड़े कैमरा चाहिए, तो उस हिसाब से आप चार्जेस बढ़ाओ आवरली बेसिस पर। क्योंकि आप यस अगर सर। रेंट पे भी कोई कैमरा लाते हो और उसको अगर बोला कि भाई मैंने ले जाया 1 घंटा ही काम किया, बाद में बारिश आ गई, काम बंद हो गया, और मैं आपको 1 घंटे का ही पैसा दूंगा, लेगा वो जिससे रेंट पे लाया? नहीं, वो पूरे दिन का पैसा लेगा। तो आपको भी वही हिसाब से काम करना है। आवरली पैसा बोलो, हर चीज का पैसा बताओ। मतलब अगर वो बोलता है ना 10 कैमरा लगाना है, तो 10 कैमरा के उस हिसाब से पैसा आवरली बढ़ा दो। मतलब कोई बात बिल्कुल। ही नहीं है, ऐसा मेरा बोलना है। अब काफ़ी बढ़िया बात बताई सर ने। विक्रम स्वामी बोल रहे प्रोसेसर कौन-सा गया है एएमडी के इंटेल? अभी थोड़ी देर में आपको इसका आंसर मिला रहेगा। सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया इस बारे में, एएमडी लेना है या इंटेल लेना है। अनिकेत पाटिल पूछ रहा है सर एडिटिंग के बारे में बताइए टिप्स। प्लीज टेल अबाउट एडिटिंग। ओके, 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 ओके। देखो, एडिटिंग के बारे में मैंने पहले आपको एक छोटा सा वर्कफ्लो बताया कि एडिटिंग में क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको अभी एडिटिंग के बारे में थोड़ा सा एक सवाल उनको करना चाहूंगा कि एडिटिंग के बारे में मैं आपको टिप्स देता हूँ, पर किस बारे में? एडवांस एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग? अभी देखो, एडवांस एडिटिंग तो कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। जो अगर आपका बेसिक परफेक्ट हो तो एडवांस आपको आना ही आना है। अगर आपको चलते आता है तो भागना आना ही है, भागना सिखाना नहीं पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है। मतलब आपको बेसिक अगर आपका परफेक्ट हो तो आपको एडवांस आएगा ही आएगा। अब एडिटिंग के हिसाब से आपको कौन सी टिप चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में टिप चाहिए? मैंने तो तो पहले अभी अनिकेत जी टिप, आप वो जो भी है आपको किस बारे में टिप चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम लोग आपका क्वेश्चन इन ड्यू कोर्स लेते हैं। किडी हाँ, फोटोग्राफी पूछ रहा है प्रीमियर चलाने के लिए मैक्सिमम कौन-सा प्रोसेसर ठीक रहेगा? ओके। देखो, वही बात फिर से रिपीट, वही बातें रिपीट हो रही है कि प्रीमियर यस हो सर, यस या सर। कोई भी हो। देखो, अब इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज करना चाह रहे हो। अगर आप अभी लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करोगे तो मिनिमम उसको 6 जनरेशन चाहिए, रिकमेंडेड 7 जनरेशन है। 6 या 7 जनरेशन के ऊपर का कोई भी प्रोसेसर आप यूज करिए। मिनिमम 4 कोर का होता है वो। 4 कोर के ऊपर कोई भी करो, आप इंटेल करो, एएमडी करो, कोई भी करो, बस 4 कोर के ऊपर होना जरूरी है। और सिर्फ प्रोसेसर जरूरी नहीं है, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको प्रीमियर चलाना है तो प्रोसेसर भी ज्यादा होना चाहिए, रैम भी आपको मिनिमम 16 या 32 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड मिनिमम 4 GB, 4 GB। अभी इसमें भी दिक्कत होती है, सर 4 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, तो हमें 2 GB 4 GB ये मतलब नहीं है, उसमें कुड़ा कोर कितने ये ज्यादा मतलब है। उसमें जितने ज्यादा कोर रहेंगे उतना ज्यादा स्मूथली वो प्ले करेगा। ठीक है? तो बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल।
एनवीडिया में या एएमडी में कोई भी ग्राफिक कार्ड लो, मिनिमम 1050 Ti के ऊपर का, उसके अंदर का जो भी सीरीज है, बहुत सारे लोग 4 GB में 730 का ग्राफिक कार्ड लेते हैं, वो अपने काम में नहीं आता है। वो प्लीज मैं आपको सबको बोलता हूँ, वो मत लीजिएगा। जो भी लेना है 1050 Ti के ऊपर का, जो भी जैसा भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप ग्राफिक कार्ड चॉइस करो। मैं मेरे क्लाइंट को ज्यादातर क्वाड्रो का ग्राफिक कार्ड सजेस्ट करता हूँ। एनवीडिया में एक क्वाड्रो सीरीज होती है, मैं क्वाड्रो सीरीज का सजेस्ट करता हूँ। थोड़ा महंगा है पर स्मूथली प्ले करता है, जो प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बनाया गया है। सोमनाथ कोरडे पूछ रहे हैं, सर मेरे पास i3 थर्ड जनरेशन पीसी है, मुझे उसमें 4 GB रैम और विंडोज 7 है सर, उसको विंडोज 10 कराना है, उसमें और क्या डालना पड़ेगा, प्लीज टेल मी सर। i3 थर्ड जनरेशन है, ठीक है। देखो थर्ड जनरेशन पे विंडोज 10 बहुत बढ़िया चलता है, ऐसा कोई नहीं। फर्स्ट जनरेशन पे भी चलता है तो थर्ड जनरेशन पे क्यों नहीं चलेगा। हालांकि मैं तो बोल रहा हूँ कोर स्टूडियो पे भी चलता है, बस आपको जरूरी है कि मिनिमम 8 GB रैम लगाइए। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ कि विंडोज 10 डालते हो तो विंडोज 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और विंडोज 7 में 32 बिट और 64 बिट दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और आप जब भी 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो उसके लिए मिनिमम 4 GB के ऊपर के रैम होना चाहिए। 4 GB होगी तो उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा, चलेगा नहीं ऐसे मेरा बोलना नहीं है, पर जो विंडोज 10 का परफॉर्मेंस देना चाहिए वो नहीं देगा। आपको मिनिमम 8 GB रैम करना जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप एडिटिंग या फोटोशॉप यूज करते हो तो उसमें एक SSD जरूर बढ़ाइएगा। अगर आपके पास M.2 का स्लॉट नहीं है तो रेगुलर SATA SSD लगाओ, पर लगाओ, ये दो चीजें ज्यादा जरूरी है, बेहतर चलेगा, yes, कोई इश्यू नहीं आएगा। आशीष पाटिल पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, वेडिंग वीडियो एडिटिंग चार्जेस कैसे लेना चाहिए। तो और उनका दूसरा क्वेश्चन है, मैं न्यू M1 मैकबुक पर करता हूँ, तो ऐसा उन्होंने लिखा है, मैं मैकबुक पे करता हूँ M1 करके। राजेश लोढ़ा पूछ रहे, विंडोज 10 में और विंडोज 11 में क्या फर्क है। विंडोज विलियन अभी तक तो लॉन्च हुआ ही नहीं है। विंडोज 11 जो नेट पे बताते हैं ना, तो वो क्या है कि थीम डाल के आप बताते हो, मेरे ख्याल से अभी तक तो विंडोज 11 आया ही नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ है। एग्जैक्टली बीटा चल रहा है उसका। विनोद देशपांडे सर आपके बारे में बोल रहे हैं, रेट के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हो सर, तो थैंक्स विनोद सर। प्रतिभा स्टूडियो, DGG और वेडिंग डेज, फिर बालाजी डिजिटल विजन, आपके बारे में वेरी गुड पॉइंट सर ऐसा बता रहे हैं। प्रतिभा स्टूडियो DGG पूछ रहा है, सही है सर, हमें ही ये सब समझना चाहिए। वैसे ही वो बोल रहे हैं, सर नितिन सर का जो नंबर दिए हैं उसमें व्हाट्सअप नहीं है, व्हाट्सअप नंबर दीजिए, तो हम लोग फ्यूचर में आपके लिए जरूर इनके दोनों नंबर डाल देता हूं मैं, व्हाट्सअप नंबर और ये, तो आप या कॉल करके भी आप व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। दूसरी चीज, यानी अभी क्वेश्चन खत्म है, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये लेना चाहिए, अभी रेगुलरली यानी हैंड एडिटिंग जब होता है तो आफ्टर इफेक्ट जनरली यूज होता है, तो आफ्टर इफेक्ट के लिए सही कार्ड कौन सा है, क्योंकि ये काफी मैंने जब लिया था तभी आपको फोन किया था कि सर कौन सा कार्ड लेना चाहिए, और आपने तब तक मैंने दूसरा कार्ड लेके आया था, फिर चेंज करके नया कार्ड लेना पड़ा, तो ये हमारे दर्शकों को नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर जो लोग आफ्टर इफेक्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है आज के तारीख में। देखो मैं वही आपको बता रहा था अभी कि आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, मतलब जो भी VFX या ज्यादा हेवी सॉफ्टवेयर पे जब आप काम करते हो तो उसमें दिक्कत मेन क्या आती है कि आपको रियल टाइम प्ले नहीं मिलता है। तो उसके लिए हाँ, तो उसके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड, एनवीडिया का जैसे G4 सीरीज आता है अपना, तो वैसा क्वाड्रो एक सीरीज है, वो क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक कार्ड यूज करिए। मेरा बोलना ऐसा है कि जो मिनिमम जो उनका लोअर वर्जन का ग्राफिक कार्ड है 2 GB का, उसमें भी आपने जो रेडी प्रोजेक्ट होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स से, बहुत सारे प्रोजेक्ट तो उसी में भी रियल टाइम प्ले चलते हैं। अगर उसमें का हेवी कार्ड लोगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वाड्रो सीरीज आज तक बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं की है, क्योंकि क्वाड्रो सीरीज बेसिकली प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बनाई गई है। क्वाड्रो सीरीज का मेन काम क्या है कि
जो VFX करने वाले हैं या एनिमेटर से या जो 3D रेंडरिंग मॉडलिंग वगैरह ऐसी चीजें बनाते हैं या ऑटोकैड वाले लोग हो, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हो, इन लोगों के लिए या वर्क स्टेशन हो, इन लोगों के लिए क्वाड्रो बनाया गया है। क्वाड्रो आफ्टर इफेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, आप क्वाड्रो यूज करिए, बेटर रहेगा, आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। चेतन ठाकुर पूछ रहे हैं सर, वीडियो एडिटिंग के लिए हमें क्या सजेस्ट करोगे, मैक या विंडोज? देखो, सबसे पहला ये समझ लो कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है। अभी मैक या विंडोज ये तो हो गया ओएस है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पर मैक अगर आपको यूज करना है तो आपको मैक का ही सिस्टम लेना पड़ेगा, एप्पल का ही सिस्टम लेना पड़ेगा, और विंडोज करना है तो आप दोनों पे भी कर सकते हो। पर मैं ये मानता हूं कि मैक पे अभी देखो क्या होता है ना, सब लोग बोलते हैं मैक कभी हैंग नहीं होता है, मैक लैक नहीं होता है, मैक बहुत बढ़िया से चलता है। पर आपने कभी नोट किया है, जैसे उस दिन राजू जैनी सर ने भी उसमें बोला कि मैक के जो सिस्टम से उन्होंने 10 साल पहले हार्ड ड्राइव यूज करना छोड़ दिया, सब SSD यूज करते हैं। अगर आप लोग SSD पे यूज करके काम करोगे तो आपको मैक में जाने की जरूरत ही नहीं, आपका भी सिस्टम लैक नहीं करेगा। मैक में अगर आप FCP यूज करना चाहते हो तो मैक में जाओ, अगर वही प्रीमियर यूज करना है तो जो विंडोज में भी चलता है मैक में भी चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि डबल पैसा डाल के मैक लेना चाहिए। अगर आपके पास है तो मैक बेटर है, कभी भी बेटर है। पर आज मैक के लिए मिनिमम आपको 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वही सिस्टम हमारी हाफ अमाउंट में 70,000 से 1 लाख के अंदर अपनी अच्छी सी सिस्टम बनती है, बन जाती है ना। और अगर आपको ज्यादा ही करना है तो 1.5 लाख तक तो मैक से भी अच्छी सिस्टम बना पाओगे। पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, अपने मन से मत बनाइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिस्टम अपने मन से कॉन्फ़िगर मत करिए, और दुकान में जाके भी मत करिए। दुकान वाला क्या है ना, उसको जो मतलब उसके लिए जो आसान है, उसके पास जो स्टॉक है वही आपको सजेस्ट करेगा, भाई ये अच्छा है। देखो बुरा कुछ नहीं रहता है, पर हर चीज जब बनती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई एम रहता है, किसी को मतलब कोई बात को सामने रख के वो चीज बनाई जाती है। तो अपने हिसाब से क्या जरूरी है, आपने अगर ये प्रोसेसर लिया है तो उसको कौन सा बोर्ड चाहिए, तो ये बोर्ड प्रोसेसर है तो उसका कौन सा रैम चाहिए, ये सब टैली करो। या जो कोई मतलब जिसको इस बारे में अच्छे से पता है उससे बात करो। हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई एडिटर से बात मत करो, एडिटर को नहीं पता होता है कि सिस्टम, भले 20 सालों से वो एडिटिंग करता हो, पर उसको हार्डवेयर का थोड़ी ना पता होता है कि किस चीज के लिए क्या जरूरी है ना। तो आप चाहिए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी रेंज में कौन सा सिस्टम चाहिए और क्या करना चाहिए। प्रसाद सर, आप सर के आगे अगर नंबर डाल सकते हो तो काफी अच्छा रहेगा। फिर मनोज जैन पूछ रहे हैं, कम पैसा है AMD का तो कुछ कमी भी हो सकती है क्या? तो सर ने इसका जवाब भी आपको दिया हुआ है। अगर आपने शुरुआत से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से AMD और इसका जो डिफरेंस है वो आपको समझा रहेगा। नहीं तो आप प्रीवियस इसमें जाके देख सकते हो, या सर को कॉल भी कर सकते हो। प्रतिभा स्टूडियो पूछ रहा है, आफ्टर इफेक्ट के स्कोप के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताइए। अपने फील्ड में, अपने वेडिंग फील्ड में बोल रहे, वेडिंग फील्ड में सर। ओके, देखो आफ्टर इफेक्ट एक्चुअली VFX सॉफ्टवेयर है। अभी बहुत सारे लोगों को, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि भाई हमें आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग सीखना है। तो मैं आपको पहली बात तो बता दूं कि आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग नहीं होता है, होता नहीं है इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो। जैसे आप फोटोशॉप में भी देखोगे तो एडिटिंग होता है, ठीक है ना। फोटो का कैमरा में शूट होता है, वीडियो के कैमरा में फोटो भी निकलते हैं, पर हम नहीं निकालते। वही चीज होती है कि आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, आफ्टर इफेक्ट जो है एक VFX सॉफ्टवेयर है, हम टाइटलिंग के लिए अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं उसको। उसके बाद में जो इफेक्ट ऐसे है जो हम प्रीमियर में या EDS में कोई सॉफ्टवेयर में नहीं बना सकते, वो चीजें हम आफ्टर इफेक्ट में बना सकते। तो मुझे नहीं लगता कि 100% आफ्टर इफेक्ट का यूज अपने वेडिंग लाइन में है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो देखो आफ्टर इफेक्ट में जब आप टाइटल के लिए जा रहे हो, अगर आप EDS 10 में जाओगे तो आफ्टर इफेक्ट के टाइप के ही टाइटल आप इसके हिसाब से, मतलब आपको न्यू ब्लू टाइटलर जो दिया गया है अभी 7 का, वो इतना बढ़िया है कि सेम आफ्टर इफेक्ट के जैसे टाइटल आप उसमें बना सकते हो। और सबसे बड़ी आप बात एक बता दूं कि ये जो न्यू ब्लू टाइटलर है वो आपका
EDS में भी चलता है, प्रीमियर में भी चलता है। अगर कोई फिल्मोरा यूज करता हो तो फिल्मोरा में भी चलता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फिल्मोरा भी बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपका अगर लो क्वालिटी का मतलब लो कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम हो तो आप फिल्मोरा में भी काम किया तो आप उसमें भी बेहतर हाईलाइट टीजर बना सकते हो। इसके लिए आपको बस थोड़ा नॉलेज की जरूरत है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भारी सॉफ्टवेयर तो बहुत भारी काम होता है, कुछ नहीं है। नॉलेज होना जरूरी है हमें क्या करना है। तो सर कंप्यूटर हार्डवेयर और सेल्स भी करते हैं। उनका पूना में जो शॉप है वहां पर मैं खुद गया था और काफी बढ़िया सिस्टम्स बनाते हैं और सभी फोटोग्राफर की यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। तो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो आप जरूर उनको कॉल कीजिए। सर कांचन स्टूडियो पूछ रहे हैं कि सर फास्ट एडिटिंग कैसे करें? ओके, यही सवाल सब पूछते हैं। अभी देखो, फास्ट एडिटिंग करना तो अपने हाथ में है, ठीक है ना। मैंने वही चीज बताई। फास्ट एडिटिंग मतलब पहले आप ये नोट करो कि अपना टाइम किस चीज में ज्यादा जाता है, वो पहले मुझे आप बताइए। अगर आप नोट करोगे तो आपका टाइम जाता है सॉन्ग सिलेक्शन में, आपका टाइम जाता है हाईलाइट के लिए फुटेज सिलेक्शन में, है ना। और इसका मेन बात मैंने पहले ही बोली कि आप वीडियो देखते नहीं हो। अगर आपने वीडियो पहले से ठीक से देख लिया तो आपका काम आसानी से जाएगा। इसमें टाइम जाता है जरूर पहला, पर बाद में जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो बहुत बढ़िया मिलते हैं। इसलिए आपको सबसे पहली बात तो वीडियो देखना चाहिए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे अभी एल्बम डिजाइनर भी हो गए अपने सेशन में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग एल्बम डिजाइन करते हैं, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि आपने फोटोज लिए डायरेक्ट एल्बम डिजाइन स्टार्ट करा? कभी नहीं होता है। हम लोग पहले उसको देखते हैं, 2 बार देखते हैं, फिर उसमें से अच्छे अच्छे फोटोज निकाल के सिलेक्शन को देते हैं, फिर सिलेक्शन आता है, फिर उसको हम करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने के टाइम पे भी हम फोटोज को देखते हैं, फिर उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से करते हैं। फैमिली फोटोज अलग निकालते हैं, क्लोजअप अलग निकालते हैं, आउटडोर के क्लोजअप अलग निकालते हैं, इंडोर के मतलब बहुत सारा हम सिलेक्शन करते हैं। और सब चीजें करने के बाद पहले डिसाइड करते हैं हमें कितने पेजेस बनाने हैं, अपने पास कितने फोटो है, फिर उस हिसाब से उसका काउंट देके अपने को कितने पेजेस में बिठाना है, तो कितने पेजेस में बिठाने के लिए एक पेज पे कितने फोटो डालने जरूरी है, ये सब चीजें देख के फिर आप काम करने को बैठते हो, मतलब प्री प्लानिंग। और मेन बात यही है कि हम लोग वीडियो एडिटिंग करते टाइम कुछ भी प्री प्लानिंग नहीं करते हैं। मैं सबसे पहली टिप आपको ये देता हूं कि अगर आपको फास्ट काम करना है तो पहले प्री प्लानिंग करो। प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला काम तो आप पूरा फुटेज देख लो। सबसे पहला काम मैं बार बार यही बता रहा हूँ, जब तक आप पूरा फुटेज देखोगे नहीं, मतलब आपके पास चीज क्या है वो पता नहीं चलेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, और इसीलिए आपका टाइम ज्यादा जाता है। तो पहले पूरा फुटेज देखिए, समझिए उसको, और क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट है वो एक पेपर पे पहले लिख लीजिए कि उसको क्या क्या चाहिए, उसने कौन से सिलेक्टेड सॉन्ग्स दिए, उसने कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स दी है, और फिर उस हिसाब से वो फुटेज देख के आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। अगर फिर भी नहीं बचता है तो कॉल करिए, मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है। प्रसाद सर थैंक्स, आपने नितिन सर के व्हाट्सअप नंबर डाला है, तो जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर आप देख सकते हो। रूबी सेन पूछ रहे वेडिंग एडिटिंग का टाइम सॉन्ग का बीट टू बीट कैसे करें, कैसे एडिट करें? बिट टू बिट कैसे एडिट करें? ओके, देखो अभी बिट टू बिट एडिटिंग करना मतलब ये तो प्रैक्टिस का इशू है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पहले तो बिट मतलब क्या पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, पर इशू क्या होता है ना, जब आप बिट पे काम करते हो तो आपको प्रॉपर बिट नहीं पकड़ते हो, थोड़ा एक फ्रेम भी आगे पीछे गया तो प्रॉपर मैच नहीं होता है। तो मैं वही बोलूंगा, बिट टू बिट एडिटिंग करने के लिए सबसे पहली बात आपका टाइम लेन पे मतलब पूरे शॉर्टकट्स वगैरह आपको पता होना जरूरी है। बिट टू बिट काम हर कोई कर सकता है सर जी, अबे सर हर कोई बिट टू यस बिट सर। काम कर सकता है, पर मेन इश्यू क्या है ना कि सबको काम फास्ट करना है, टाइम देना नहीं है, तो आप बिट टू बिट काम कैसे कर पाओगे? बिट टू बिट बिल्कुल के लिए सही। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसको बिट पे जाना पड़ेगा, और फिर ही आप काम कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है ना, तो पहले हर चीज को समझो, उसको ध्यान से देखो, उसके शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। आप माउस से बिट टू बिट नहीं कर सकते, आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट का यूज करते हो, बहुत सारी चीजें है कि फ्रेम टू फ्रेम कैसे जाना है, जहां कट लगाना है, मार्क देना है, हर एक बीट पे आप पहले मार्क दो। और सबसे बड़ी बात वो सॉन्ग के वर्डिंग समझ के लो क्या है ना। और सबसे बड़ी यस। बात
सॉन्ग सिलेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या है, सॉन्ग अलग से है और आपका वीडियो अलग से है तो मैच नहीं होगा, तो बिट टू बिट करके भी कोई मतलब नहीं है उसमें। तो सॉन्ग सिलेक्शन अच्छे से करो, और बिट टू बिट एक्चुअली ये ऐसा प्रैक्टिकली बताने की चीज है, और उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली हर चीज अभी बता पाऊँ। नहीं, इसके लिए हमारी ईडीएस की पूरी सीरीज है, तो आप हाँ, ईडीएस की और प्रीमियर देख की सकते सीरीज हो। देख सकते हैं, जहां पर आप बिल्कुल बिट टू बिट कैसा करना है वो उसमें दिया हुआ है। स्टार्टिंग नितिन सर ने की है, और राजू जियानी सर का पूरा वीडियो वहां पर ईडीएस करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। पूरी ये दी हुई है कि किस तरीके से एडिट किया जाता है। फिर अभिजीत यार्डी बता रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर, तो हाँ परफेक्ट है। विनोद देशपांडे जी पूछ रहे हैं डाविंसी के बारे में अगर कुछ बता सकते हो तो प्लीज बता दीजिए। ओके, देखो दाविंची ये भी एक वेल नोन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वीडियो एडिटिंग होती है, पर मेरे ख्याल से ज्यादा लोग मतलब जो प्रोफेशनल्स है, कलर ग्रेडिंग के लिए। मतलब कलर ग्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, एडिटिंग के लिए नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। और नहीं करते मतलब हम, मुझे नहीं लगता है कि खास कलर ग्रेडिंग के लिए आपको दाविंची में जाना चाहिए, है ना। मेन बात क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कलर ग्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं। पहली बात, कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन करने के लिए पहले समझ के लो कि कलर क्या होते हैं, इमेज कैसी बनती है, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर में कलर करेक्शन नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बताता हूँ चीज कि दाविंची में जो कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन है, वही सब ऑप्शन आजकल ईडीएस में भी है। आप अगर ठीक से देखोगे तो दाविंची में आपको लिफ्ट, गामा, गेन करके कुछ ऑप्शन दिए गए जो स्पेशली कलर ग्रेडिंग के लिए या कलर करेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। वही ऑप्शन आज आप ईडीएस में देखोगे तो उसमें भी है। पर आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि लिफ्ट क्या है, गामा क्या है, गेन क्या है। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इमेज बनती कैसी है वो समझना चाहिए, किससे बनती है, उसमें क्या क्या होता है। वो चीजें समझोगे तो ही आपको हर चीज में समझ में आएगा। कलर करेक्शन के लिए किस में बेटर होता है, ऐसा कुछ नहीं, हर एक चीज में बेटर होता है। दाविंची सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उसका एक फ्री वर्जन भी है, वो भी आपको मिलता है। जरूरी नहीं कि आपको पेड लाइसेंस लेना चाहिए, पर सिर्फ कलर करेक्शन के लिए दाविंची में जाना है तो मुझे नहीं लगता कोई अभी फिलहाल तो भी मतलब है। अगर उसके लिए आपको बेटर कलर करेक्शन दाविंची में करना है तो आपके लिए वो कलर कंसोल मिलता है उनका, वो भी लेना पड़ेगा, तभी आप बेटर काम कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल कलर करेक्शन के लिए प्रीमियर में भी बेस्ट होता है, ईडीएस में भी बेस्ट होता है, बस आपको कलर सीखने एक्चुअली जरूरी है। नितिन सर जो बोल रहे हैं वो सीरियल के बारे में या इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपना रेगुलर वेडिंग फोटोग्राफर के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि सीरियल में या जो भी हैंड एडिटिंग है वहां पर आज के तारीख में सब लोग डाविंसी में कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन सर का जो बोलना है वो बेसिकली इसके लिए अपना वेडिंग के बारे में। वेडिंग फोटोग्राफ वेडिंग वीडियोग्राफर्स या वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स के लिए। तो विनोद सर आपको जो जानकारी चाहिए थी मिली रहेगी। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। नारायण कदम पूछ रहे हैं प्लीज सजेस्ट थर्ड पार्टी प्लगइन्स फॉर प्रीमियर टाइटल वीएफएक्स। अभी मैंने अभी टाइटल के लिए अभी बताया कि न्यूब्ली का टाइटलर, न्यूब्लू का जो टाइटलर 7 आया वो बहुत बढ़िया है। और बाकी प्रीमियर फिर के लिए हीरो सर। प्रीमियर के लिए भी चलता है वो सर। ओके ओके जो ओके न्यूब्ली सर। का है वो प्रीमियर में भी चलता है, सोनी वेगास में भी चलता है, हर सॉफ्टवेयर में चलता है वो सॉफ्टवेयर। मतलब वो जैसे इंस्टॉल करते हो, हर जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल्ड है उसमें आ जाता है, और सेम आफ्टर इफेक्ट के हिसाब से वो काम करता है सर। यस सर, थैंक यू सर। सोमनाथ कोरडे पूछ रहा है सर आई एम एल्बम डिजाइनर। सॉरी एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, उनको आगे पहले कुछ उन्होंने पूछा रहेगा ओके, और उनको पूछा रहेगा। मनोज चलिए। रोकड़े पूछ रहा है एडीएस एक्स के लिए आपके पास कौन सा मशीन है सेल के लिए। देखो ऐसा रेडी तो कोई मशीन होता नहीं है। मैंने आपको बोला ईडीएस एक्स अगर किसी को चलाना है तो उसका जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 4 जनरेशन के ऊपर का प्रोसेसर आपको चाहिए, मिनिमम 4 जनरेशन इंटेल में। और एएमडी राइजन में कोई भी चलेगा, क्योंकि वो जो भी फर्स्ट जनरेशन से आए वो उनका जो AVX2 करके जो एक्सटेंशन है वो प्रोसेसर में मौजूद है। तो 4 जनरेशन के ऊपर का कोई भी सिस्टम आप ले सकते हो, बस आपको मिनिमम 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। अगर आपको S265 जो एक्सपोर्टिंग का कोडेक आया है अभी उसमें काम करना है तो।
प्रतिभा स्टूडियो बता रहा है कि ये वही नंबर है सर। नहीं नहीं, लेकिन मेरे पास इसमें ही व्हाट्सअप चल रहा है, वही नंबर में व्हाट्सएप 8830276093, यही नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है। अगर यही नहीं फॉलो चल रहा है करेंगे। तो आप उनको कॉल करके वहां से हाय मंगा लीजिए, सो दैट वो चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, सर ने काफी चीजें बताई। अभी मुझे सिर्फ एडिटिंग के बारे में एक क्वेश्चन था, जो कि सर ने, जब मैं वर्कशॉप करने गया था, तभी उन्होंने एक बात बताई थी जो मैंने कई सेमिनार किए हैं लेकिन मुझे सुनने नहीं मिली। ये जे कट और एल कट के बारे में बताया था, तो काफी बढ़िया चीज लगी थी, क्योंकि ये काफी जगह पे बताया नहीं जाता। तो मैं पूछूंगा कि सर उसके बारे में कुछ अच्छी तरह से बताएं। देखो, बहुत जगह पे ऐसे सवाल पूछा जाता है कि सर कितने टाइप्स के कट्स होते हैं। तो देखो, बहुत सारे कट्स होते हैं, हर एक अपने अपने हिसाब से करता है। जो बेसिक कट्स हमें अपनी वेडिंग के लिए जो यूज करने पड़ते हैं, वो जो कट्स है, अभी देखो जे कट और एल कट जो चीजें, मुझे नहीं लगता हमें वेडिंग में कुछ ज्यादा यूज होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जे कट क्या है, एल कट क्या है, आई कट क्या है, जंप कट क्या है। ये जो कट्स है जो हम यूज करते हैं, मैच कट होता है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो पहली बात आई कट, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जहां भी कट करो सीधा सीधा होता है, उसको हम आई कट बोलते हैं। और दूसरी बात, जे कट। जे कट का मतलब क्या है, आप अल्फाबेटिकली, अब अगर अल्फाबेट देखोगे, जे का अल्फाबेट कैसा आता है, इस हिसाब से आता है हमारा, ठीक है ना। तो जे का मतलब क्या होता है कि मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब या कोई दो लोग बात कर रहे हैं और उनका आप शूट कर रहे हो, तो जे कट में क्या होता है कि पहला इंसान बात कर रहा है, ठीक है, और उसकी बात खत्म होने के बाद उसके रिएक्शंस वही रहते हैं, दूसरे इंसान की बात स्टार्ट हो जाती है, पर वीडियो पहले इंसान का ही रहता है और ऑडियो दूसरे इंसान का स्टार्ट हो जाता है। तो इस मतलब ये जो चीज होती है, इसको बोलते हैं जे कट। मतलब पहला ये कट हो गया, दूसरा ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं जे कट। और एल कट में क्या होता है कि पहला इंसान की बात खत्म होने से पहले दूसरे इंसान का या दूसरे जो भी बोलने वाला है उसका फेस या उसका वीडियो दिखना स्टार्ट होता है, ऑडियो, मतलब उसके ऑडियो पे इसका रिएक्शन देखे जाते हैं, वही से स्टार्ट हो जाता है। तो इस जो सिचुएशन में इसमें बोलते हैं एल कट, मतलब वो इस टाइप से कट होता है। समझ रहे हो ना। मैं अभी मतलब ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, तो इस टाइप से होता है, इसको समझ के लो। एल कट होता है, जे कट होता है, और जो जंप कट होता है, जंप कट का मतलब क्या है कि एक ही वीडियो चल रहा है आपका, और वही वीडियो में कोई बीट आता है और उस बीट का आपको यूज करना है। तो आप अगर उस वीडियो में उस हिसाब से, मतलब जहां पे आपको जंप कट देना है, तो बीच में अगर या 4, 5 या 10 फ्रेम आप कट करके उसको ज्वाइन करते हो, तो वो जो जंप होता है, तो उसको बोलते हैं जंप कट। ये नॉर्मल कट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। मैच कट में क्या होता है, जब हम कोई वेब सीरीज वगैरह करते हैं, तो पिछला सीन और अगला सीन जब एक बराबर मैच करते हैं, है ना, दो कैमरा के या दो एंगल के सीन हो, तो जब परफेक्ट मैच करते हैं उसको मैच कट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, पर हमें वेडिंग में मुझे नहीं लगता इतने सारे कट्स का यूज है। पर क्या होता है कि एज ए एडिटर, आजकल वेडिंग वाले भी वेब सीरीज वगैरह बहुत सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो सर एक्चुअली मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, ये आपका जो वर्कशॉप होता है ईडीएस का, वो कितना दिन का रहता है और उसमें एकोमोडेशन रहती है क्या? क्योंकि किसी को लंबे से आना है, तो एकोमोडेशन आप प्रोवाइड करते हैं या उनको ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रखते हैं? कैसे कैसे है आपका अभी सिस्टम, कैसी है? अभी अभी देखो, पहले मेरा 4 या 5 दिन के वर्कशॉप होते थे ईडीएस के। तो उसमें क्या होता है कि 4 या 5 दिन में मैंने देखा बहुत फास्ट हो जाता है, जितना चाहिए उतना कवर नहीं होता है। तो अभी हमने 10 दिन के वर्कशॉप स्टार्ट कर दिए। तो 10 दिन के वर्कशॉप की जो भी फी होती है, उसमें हम एकोमोडेशन बाहर के लोगों को फ्री में देते हैं। बस हमारे यहाँ पे एक बाजू में हॉस्टल है, वहाँ पे सब बढ़िया सी अरेंजमेंट है, वहाँ पे हम उनको रखते हैं। ऑफिस के बाजू में ही है, चलते गए तो 2-3 मिनट का रास्ता है, वो हम फ्री में देते हैं बस। और आपकी फीस आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरी चीज सर, आपने ये सब चीजें बताई है, अभी पैंडेमिक में एक्चुअली जो अभी हमारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स है और जो क्रिएटिव आर्टिस्ट है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं इस मतलब ये जो सीरीज है अपनी बाउंस बैक, इसमें मेन यस यही सर, है कि इस ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे सर्वाइव करना है, कि कैसे सबको एग्जैक्टली। लगता है कि जैसे अभी हम इतनी सारी बातें करी, इसमें से एक बात पता चली कि सबको लगता है हमें सिस्टम चेंज करनी चाहिए।
पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी फिलहाल वो दिन नहीं है कि आप कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, चेंज करो, कोई जरूरत नहीं है आपके पास। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जिसके पास अच्छा सिस्टम है उसको भी, और जिसके पास लोअर कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है उसको भी। मुझे नहीं लगता कि i3 या कोर 2 डियो के नीचे किसके पास सिस्टम है, उसके ऊपर ही है सबके पास। कोई भी सिस्टम हो, आप अभी फिलहाल चेंज करने के पीछे मत जाओ, जो भी है उसको ही कुछ थोड़ा बहुत अपग्रेड करो। और सबसे बड़ी बात, कहीं भी किसी भी मेंटर के पास जाओ, पर पहले बस अपना नॉलेज बढ़ाओ, उससे आपका काम अच्छा चलेगा। आपके जो भी दिक्कतें है ना, नॉलेज बढ़ाने से कम होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से या हार्डवेयर अपडेट करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको अभी फिलहाल सिर्फ नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। कि मैंने बहुत सारा देखा है कि अपने अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे जो मैन्युअली काम करते हैं, पर मैंने जितने फोटोग्राफरों को मिला हूँ, जितने लोग देखे, 90% लोग अभी भी प्रोजेक्ट में अटके पड़े। मैं पहले बोलूंगा कि प्रोजेक्ट के दिन अभी खत्म हो गए। अभी क्लाइंट को कुछ नया चाहिए। क्लाइंट को अभी 2 घंटा 3 घंटा बैठ के वीडियो देखने का टाइम नहीं है। क्लाइंट अभी बोलते हैं हमें 15-20 मिनट आधे घंटे में वीडियो बना के दो, सिनेमैटिक बना के दो, ठीक है। तो उस चीजों के लिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं करता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर लेने के लिए आते हैं, मेरे पास पूछते हैं, तो हर एक इंसान आता है, सर मुझे नया प्रोजेक्ट चाहिए, नया सॉफ्टवेयर चाहिए, 5-5 10-10 हजार रुपया खर्चा करते हैं। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि फिलहाल कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर करना है तो नॉलेज के लिए करो, नॉलेज लो। आपको कोई भी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी प्रोजेक्ट है उसी का यूज करके आप बहुत बढ़िया चीजें बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने नोट किया होगा कि सब लोग प्रोजेक्ट यूज करते हैं, मुझे आप एक चीज बताइए कि आप जो भी ट्रेडिशनल बनाते हो, प्रोजेक्ट का रोल कितने % है आपके काम में? आपने कभी सोचा है? हर टाइम हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, इसके प्रोजेक्ट अच्छा है, उसका प्रोजेक्ट अच्छा है, इसलिए इसके पास नहीं उसके पास लेने जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपका सिस्टम, बहुत सारे लोग, अभी किसी ने सवाल नहीं पूछा है पर मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों का सिस्टम बीच में ही हैंग होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, बहुत सारी दिक्कतें आती है। उस बारे में तो किसी ने सवाल पूछे नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिक्कत हर एक इंसान को आती है, ठीक है। सडनली सॉफ्टवेयर बंद होना, रेंडरिंग में बीच में बंद होना, रेंडरिंग छोड़ देना, ये सारी चीजें होती है। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है, मैं आपको 2-3 चीजें इसमें बता दूंगा। कि पहली बात, आप प्रोजेक्ट का यूज कम करिए। आप अगर प्रोजेक्ट यूज नहीं करोगे, थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज कम करोगे, तो आपका सॉफ्टवेयर आपको कोई भी हो कभी तकलीफ नहीं देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी तकलीफ प्रोजेक्ट के लिए होती है। इसका रीजन ये है कि प्रोजेक्ट बनता है एक टाइम पे, उसके बाद वो एक के पास दूसरे, दूसरे के पास तीसरे, तीसरे के पास चौथे के पास जाता है, और वो कॉपी होते होते वो बहुत सारी चीजें उसमें मिस हो जाती है, तो प्रॉपर से काम नहीं करते। और जिसने भी प्रोजेक्ट बनाया हो, उसने कौन से सिस्टम पे बनाया, कौन से सिचुएशन में बनाया, कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे बनाया, वो उसके प्लगइन्स कौन से थे उसके पास, वो प्रॉपरली आपके पास नहीं रहेंगे तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। इस वजह से आपके सिस्टम में दिक्कत आती है। आप कभी भी नोट करिए, जितने आप प्रोजेक्ट यूज करेंगे उतना सिस्टम आपको तकलीफ देगा। आप प्रोजेक्ट यूज मत करो, सिर्फ अपना अपना काम करो, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का रेंडर करते टाइम अटक जाता है, या स्किप हो जाता है, या सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, तुरंत लोग बोलते हैं कुछ तो भी सिस्टम में दिक्कत है। तो सिस्टम में दिक्कत नहीं होती है। 99% लोगों के विंडोज अपडेटेड नहीं होते। पहली बात, विंडोज जितना हो सके लाइसेंस विंडोज यूज करने का ट्राई करो, ताकि आप अपडेटेड रहो। अपडेट विंडोज रहेगा तो आपके 90% प्रॉब्लम से जो है सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है सर जी, हम सॉफ्टवेयर तो लेटेस्ट वर्जन यूज कर लेते हैं, पर ओएस अपनी लेटेस्ट वर्जन की नहीं होती है, तो प्रॉपर मैच नहीं होता है, वो भी एक दिक्कत आती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी शूट करते हैं, तो शूट में अपने बाजू में जो फोटोग्राफर होता है वो फोटो क्लिक करता है, तो उसका जो फ्लैश जो पड़ती है, वो जो अपने शूट में आती है, वो फ्लैश बहुत बार अपने को तकलीफ देती है, हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब जब ऐसा फ्लैश वाला कोई वीडियो अगर आपने उसको स्लो मोशन कर दिया, तो वो फ्लैश वहां पे 100% आपको तकलीफ देगा। जब भी आप रेंडर करने जाओगे या प्ले करने जाओगे, तो वहां पे वो अटक जाएगा, जर्क देगा, तो आपको वो फ्लैश कट करना है। 90% तो आप ऐसा देखो कि आपके वीडियो में फ्लैश आए ही ना हो। मुझे नहीं लगता, आजकल इतने अच्छे अच्छे कैमराज है, लाइट्स होते हैं, तो
कुछ सिचुएशन में अगर विदाउट फ्लैश भी फोटो निकाले तो सामने वाले को तकलीफ ना हो, या तो फिर इसका वीडियो शूट होने के बाद फ्लैश लगा के आप क्लिक करो ताकि वीडियो वाले को दिक्कत ना हो। ये भी एक टिप मैं देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। मुझे लगता है अभी किसके क्वेश्चन नहीं बचे, तो आप यहाँ पर आए उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।